आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको पढ़ना है, इस चैप्टर का नाम ये क्यों पढ़ा है और इस चैप्टर का हमारा रोड मैप क्या रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पर लेके आ जाइए ताकि आप मुझसे कनेक्ट हो सके और मेरी बातों को समझ सके। तो वही अगर मैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की बात करूँ तो ये सबसे बेसिक दूसरा चैप्टर है जो आपको पढ़ने को मिल रहा है 9th क्लास में। हमने जब पहले लेक्चर में फिजिक्स की डेफिनेशन को डिस्कस करा था कि फिजिक्स क्या होता है और ये फिजिकल चीज़ों की पढ़ाई, तो हमने सबसे पहले मोशन देखा कि भाई इस एनवायरनमेंट के अंदर सबसे बेसिक कॉमन चीज़ फिजिक्स के बारे में जो आप देखते हैं वो है मोशन। और उसके बाद हम दूसरी कॉमन चीज़, दूसरी ऐसी डे टू डे एक्टिविटी जो हमेशा करते हो जो फिजिक्स की होती है, बस आपको बातों और टेक्निकल या चाहे हम एक बुकिश नॉलेज में ही होता, एक टेक्निकल नॉलेज में ही रहता, वही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्चुअली में जो आप फोर्स दिन रात अप्लाई करते हो, चलने में अप्लाई करते हो, दिखने में अप्लाई करते हो, किसी चीज़ को होल्ड करने में अप्लाई करते हो, गेट्स डोर्स को खोलने में अप्लाई करते हो, बंद करने में अप्लाई करते हो, तो ये जो आप बेसिक चीज़ें कर रहे हैं इसके अंदर भी जो फिजिक्स इन्वॉल्व है उसी को हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को अगर हम देखें तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर जो है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये चैप्टर दो बड़े पार्ट में डिवाइडेड हुआ है। सबसे पहला पार्ट तो आता है फोर्स, अपने आप में एक टॉपिक पूरा का पूरा, और दूसरा आता है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अब ये दो टॉपिक हो गए। अब इसके अंदर जो फोर्स है, फोर्स सबसे पहले जाती है इसके टाइप्स कि भाई टाइप कौन से होंगे फोर्स के, तो फोर्स दो टाइप पढ़ेंगे। एक होगा बैलेंस्ड फोर्स और एक होगा अनबैलेंस्ड फोर्स। आज इस लेक्चर में हम पूरा रोड मैप देख देते हैं, अगले लेक्चर से हम एक्चुअल इस चैप्टर की पढ़ाई करना शुरू करेंगे। अगला टॉपिक इसके अंदर आएगा इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ठीक है, और फिर आएगा इसला मैथमेटिकल फॉर्म। मतलब ये तीन टॉपिक्स के अंदर, सिर्फ ये तीन टॉपिक्स के अंदर पूरा का पूरा फोर्स कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मतलब फोर्स वाला जो पार्ट है इस चैप्टर में बहुत छोटा है, इसीलिए तीन टॉपिक्स में कंप्लीट हो जा रहा है। सबसे पहले टाइप्स पढ़ रहे हैं, बैलेंस अनबैलेंस, फिर इफेक्ट्स ऑफ फोर्स पढ़ रहे हैं, फिर मैथमेटिकल फॉर्मूला, फिर आ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। अब लॉज ऑफ मोशन थोड़ा बड़ा एक वास्ट टॉपिक है जो अपन डिस्कस करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो हम कवर करेंगे, सबसे पहले जो हम देखते हैं वो है गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट्स। गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, गैलीलियोस के एक्सपेरिमेंट के बाद हम देखेंगे लॉज ऑफ मोशन। और लॉज ऑफ मोशन में भी कितने लॉज बेटा? 3 लॉज है। तो हर एक लॉ शुरू होने के पहले एक उसका प्री टॉपिक आता है, उसके पहले कंसेप्ट आता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इनर्शिया, तो पहले आप इनर्शिया के बारे में समझोगे। सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ मोमेंटम, तो आप सेकंड लॉ को शुरू करने के पहले मोमेंटम के बारे में समझोगे। तो भाई इसमें आएंगे 3 लॉस, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट लॉ के अंदर आप फंक्शनल देखोगे कि इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, फिर इनर्शिया के अंदर आप देखोगे इसके टाइप्स क्या होते हैं, और टाइप से अगर आप देखोगे इसके एग्जाम्पल जो आपको क्वेश्चन में एग्जाम में आते हैं। देन फर्स्ट लॉ शुरू होगा, डेफिनेशन आएगी इसके पहले, इसका स्टेटमेंट आएगा दैट इज, और फिर इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, सेकंड लॉ जब शुरू होगा तो पहले आप ओरिजिनल पढ़ोगे। ठीक है, फिर इसके एप्लीकेशन पढ़ोगे, फिर इसका मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ोगे, देन आप सेकंड लॉ पढ़ोगे, उसका स्टेटमेंट है उसकी एग्जाम्पल्स। थर्ड लॉ के सब उसी नहीं, थर्ड लॉ में हम डायरेक्टली शुरू करेंगे स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के बाद इसके एग्जाम्पल, फेवरेट लेस में आप किस तरीके थर्ड लॉ बताएगा। और कुल इस तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर कवर होता है। मैथमेटिकल फॉर्म में मोमेंटम क्यों नहीं लिखेंगे कि भाई मोमेंटम का फॉर्मूला कहाँ से बना, वो फोर्स से रिलेटेड कैसे है, कैसे आप सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को डिराइव कर सकते हैं, ये सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर ओवरऑल देख जमाने। तो सबसे पहले पढ़ेंगे फोर्स, उसके ये कुछ टॉपिक्स हो गए, दस पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन, उसके टॉपिक्स हो गए। अगर तो प्यारे बच्चों, अगर मैं फोर्स की बात करूं, ठीक है, तो फोर्स क्या है बेटा? जब भी मैं किसी चीज के ऊपर फोर्स नाम की चीज लगाता हूं, फॉर एग्जांपल अगर एक गेट बंद है, मुझे गेट खोलना है, तो मुझे उसको बाहर की तरफ खींचना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पुल करने से जो इफेक्ट लग रहा है उसके ऊपर, उसके वजह से क्या होगा, वो गेट खुलेगा। अगर मान लो मेरा अलमीरा है या फिर कबर्ड है, ड्रॉअर है, तो मुझे उसको अगर ओपन करना है तो मैं उसके गेट को पुल करूंगा अपनी तरफ, इस तरीके से पुल करूंगा तो वो गेट खुल जाएगा। अब
पुल करने से ऐसा कोई इफेक्ट जनरेट हो रहा है जिसकी वजह से वो जो पर्टिकुलर बॉडी है वो मूव कर रही है। मान लो अगर एक रोलिंग बॉल है, मैं उसके ऊपर किक करता हूं यानी उसको पुश करता हूं बहुत जोर से, तो वो बॉल की स्पीड बढ़ जाती है। मतलब मेरे किक करने से ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कोई इफेक्ट जनरेट हुआ जिससे उसकी स्पीड बढ़ गई। देन अगर वो बॉडी मान लो सीधी चल रही है, मैं अगर उसके ऊपर साइड से, राइट से, लेफ्ट से राइट की तरफ अगर कोई टच करता हूं या फिर उसको कोई मूव करने की कोशिश करूंगा, तो उस इफेक्ट की वजह से ये पर्टिकुलर चीज अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी। इसका मतलब जब भी मैं किसी बॉडी के ऊपर पुश या फिर पुल कर रहा हूं, जब भी कोई रुकी हुई बॉडी, कोई चलती हुई बॉडी, किसी बॉडी पे अगर मैं पुश या पुल अप्लाई कर रहा हूं, तो जो इफेक्ट जनरेट हो रहा है उससे उस बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं भाई? स्पीड चेंज हो सकती है, हो सकता है बॉडी मूव करने लग जाए, बंद दरवाजा खुल जाए, खुला दरवाजा बंद हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए, ऐसी कुछ चीजें मुझे देखने को मिल रही है। और इसी पुश और पुल को हम फिजिक्स में फोर्स कहते हैं। इसी पुश और पुल की वजह से जो इफेक्ट जनरेट हो रहा है, तो उस टर्म का नाम क्या है बेटा? उस इफेक्ट का नाम क्या है? फोर्स है। ठीक है, तो मतलब फोर्स क्या हो गया बेटा? फोर्स हो गया अ पुश और पुल टू अ बॉडी। फोर्स क्या होगा? अ पुश और पुल टू अ बॉडी इज नोन एज फोर्स। फोर्स क्या होगा बेटा? अ पुश और पुल टू अ बॉडी। जब भी किसी बॉडी के ऊपर आप या तो पुश या फिर पुल अप्लाई करोगे, तो जो इफेक्ट जनरेट हो रहा है उसको हम फोर्स कहते हैं। फोर्स क्या है बेटा? एक पुश और पुल है। फोर्स क्या है? पुश और पुल। पुश और पुल की वजह से क्या होता है बेटा? पुश और पुल की वजह से उस ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो जाती है। ठीक है, स्टेट चेंज मतलब मोशन की स्टेट चेंज, ऐसा नहीं कि भैया ऑब्जेक्ट लिक्विड या सॉलिड हो जाएगा। पुश और पुल की वजह से उस ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आता है। स्टेट ऑफ मोशन बोले सर क्या होती है? स्टेट ऑफ मोशन बोले तो भाई या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है या तो मोशन में रहता है, बीच में तो कभी रह नहीं सकता। तो मतलब या तो रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, मोशन वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा। तो फोर्स क्या है बेटा? फोर्स एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से बॉडी की, ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो सकती है। एक्सेलरेशन होता है, स्पीड बढ़ सकती है, डीएक्सेलरेशन होता है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है। ठीक है, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो मूव कर सकती है, मूविंग बॉडी रेस्ट में आ सकती है। और फोर्स जो है कि किसके वजह से अप्लाई होता है भाई साहब? पुश या फिर पुल की वजह से अप्लाई होता है। ठीक है, मतलब जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर पुश या फिर पुल करेंगे, तो आप इवेंचुअली क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन चेंजेस को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो व्हाट इज फोर्स बेटा? फोर्स इज एक्चुअली अ पुश और पुल टू अ बॉडी। ठीक है, जब भी किसी बॉडी के ऊपर आप पुश करोगे या फिर उसको पुल करोगे, अपनी तरफ खींचोगे, तो उसको हम फोर्स कहेंगे। एग्जांपल भाई, ये मेरे हाथ के ऊपर अगर इस पेन को मैं रख दूं, तो ये पेन अभी कायम में बेटा रेस्ट में है। ठीक है, अगर ये पेन रेस्ट में है तो मैं इसको पीछे से आगे की तरफ फोर्स लगाऊंगा, ये फोर्स लगा रहा हूं, बहुत कम फोर्स लगा रहा हूं, तो ये पेन आगे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब पुश कर रहा हूं मैं। इसको मेरी तरफ खींचूंगा यानी पुल कर रहा हूं, तो ये पेन मूव करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई पुश और पुल नहीं लगा रहा, तो क्या पेन कभी मूव करेगा भाई? हाँ सर करेगा ना, हाथ हिलाओगे तो मूव करेगा। अरे भाई वो तो मैं हाथ हिला रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरा हाथ सॉलिड स्टेट में जम जाए ऐसे, है ना, मतलब पूरा रुक जाए, तो क्या ये पेन अपने आप मूव करेगा? नहीं करेगा। इसी को हम फोर्स कहते हैं कि फोर्स जो है बेटा वो एक पुश और पुल टू अ बॉडी है। जब भी आप पुश और पुल अप्लाई करोगे तो बॉडी की या तो स्पीड चेंज होगी, या तो वो मोशन में आ जाएगा, या तो वो रेस्ट में आ जाएगा, या डायरेक्शन चेंज करेगा, स्पीड बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। इन चीजों में से कोई एक चीज उसके अंदर होगी, और इसको ही हम क्या कहते हैं? फोर्स। व्हाट इज फोर्स मेरे प्यारे बच्चों? फोर्स इज अ पुश और पुल टू अ बॉडी। व्हाट इज फोर्स? पुश और पुल टू अ बॉडी, जिसके वजह से ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाती है। और इसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं जो हम आगे देखने वाले हैं कि भाई फोर्स लगाने की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। फोर्स एग्जांपल क्या होगा? ट्रॉली बैग को आप पुश कर रहे हो, ड्रॉर को आप पुल कर रहे हो, हॉकी स्टिक से आप बॉल को मार रहे हो, गेट खोल रहे हो, गेट बंद कर रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, कई हर लगभग हर चीज में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बेटा, जाने या अनजाने तरीके से। बस आपको पता होना चाहिए कि फोर्स क्या है बेटा। फोर्स इज अ पुश और पुल टू अ बॉडी। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश या फिर पुल अप्लाई करेंगे, तो उस बॉडी पे इवेंचुअली फोर्स अप्लाई हो जाएगा, जिसके वजह से आपको इफेक्ट्स ऑफ फोर्स यानी चेंज इन स्पीड, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, ये सब देखने को मिलेगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फोर्स क्या होता है। फोर्स होता है किसी ऑब्जेक्ट पे पुश या फिर पुल, किसी ऑब्जेक्ट को धक्का दे दिया, किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लिया, ये फोर्स है। आज हम बात करने वाले हैं कि फोर्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, फोर्स के तकरीबन 5 इफेक्ट्स होते हैं। आप चाहे तो इनको 5 के तौर पर पढ़िए, चाहे इनको 3 के तौर पर पढ़िए, बट इवेंचुअली आपको बस पता होना चाहिए कि फोर्स की वजह से क्या क्या हो सकता है। सबसे बेसिक चीज फोर्स की वजह से क्या हो सकती है बेटा? सबसे पहली और बेसिक चीज हो सकती है चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। सबसे पहली और बेसिक चीज क्या हो सकती है बेटा? सबसे पहला है चेंज
चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन बोले तो सर, स्टेट ऑफ मोशन बोले तो बेटा या तो बॉडी रेस्ट में रहेगी या तो मोशन में रहेगी। तो बॉडी रेस्ट से मोशन में आ सकती है, ठीक है, फोर्स के वजह से मूविंग बॉडी, कोई रुकी हुई बॉडी चल सकती है, या तो फिर बॉडी मोशन से रेस्ट में आ सकती है, ठीक है। रेस्ट से मोशन में आ जाए, मोशन से रेस्ट में आ जाए, दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। और जरूरी नहीं है हो भाई, मान लो कोई ट्रक खड़ा हुआ है, अब कोई इस पे फोर्स लगा रहा है, पीछे से धक्का मार रहा है कि आगे बढ़ जाए, बढ़ेगा क्या भैया? नहीं बढ़ेगा। फोर्स अप्लाई हो रहा है लेकिन वर्क डन इवेंचुअली जीरो आ रहा है। फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, फोर्स में कोई कमी नहीं है, आप मास के वजह से एक्सेलरेशन लगाने की कोशिश कर रहे हो, बट ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो भाई जरूरी नहीं है कि मोशन हो ही, रेस्ट में बॉडी आ ही जाए, क्योंकि डिपेंड्स अपॉन कि आप किस बॉडी के ऊपर किस सर्कमस्टांसेस में फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहला बेसिक चीज आपको देखने को मिलेगा, दैट इज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। अगली चीज आपको जो देखने को मिलेगी वो क्या होगा बेटा? चेंज इन वेलोसिटी, मतलब उसकी स्पीड या तो बढ़ जाएगी या तो कम हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हो सकता है भाई, ऑब्जेक्ट बॉडी चल रही है सीधी, आपने ऑब्जेक्ट चल रहा है, टाउ ऐसा कर दिया, फोर्स लगा दिया, फोर्स लगा दिया, मूव कर गया उधर, ठीक है। ऑब्जेक्ट चल रहा है बेचारा सीधे, फोर्स लगा दिया, चल गया उधर, मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा उसका। अगर बॉडी चल रही है सीधी, आपने पीछे से और फोर्स लगा दिया, स्पीड बढ़ जाएगी। बॉडी चल रही है सीधी सीधी सीधी, आपने सामने से फोर्स लगाया, अब स्पीड कम हो जाएगी। अगला स्टेट आप क्या देख सकते हो? चेंज इन शेप एंड साइज, चेंज इन शेप एंड साइज। और स्माइली की बॉल्स देखी होगी आपने, ठीक है। अगर आप उस बॉल को पकड़ो और फोर्स लगाओ उसके ऊपर, उसको स्क्वीज कर दो, ठीक है, पुश कर दो उसको, पूरा स्क्वीज करेंगे हाथ में तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। रबर बैंड के ऊपर फोर्स, पुलिंग फोर्स लगाएंगे, उसको स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप शेप चेंज कर सकते हैं, शेप या फिर साइज चेंज कर सकते हैं, स्पीड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देन आप किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप इस तरीके से चेंज कर पा रहे हैं। अगर आप डायरेक्शन चेंज कर पा रहे हैं, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर पा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अगर इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हम वापस देख लें कि इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं, तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के अंदर 4 बेसिक इफेक्ट्स देखने को मिले। इसको आप चार इफेक्ट्स को आप डिटेल में 5 पॉइंट बना के लिखो, 6 पॉइंट्स बना के लिखो, उसमें मतलब नहीं है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में क्या क्या आएगा बेटा? तो सबसे पहला चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, मोशन चेंज हो जाता है। देन वेलोसिटी चेंज हो जाती है, ठीक है, वेलोसिटी बोलो, स्पीड बोलो। देन क्या चेंज होता है भैया? डायरेक्शन चेंज होता है। और क्या चेंज होता है भाई? 4th पॉइंट, शेप एंड साइज चेंज होता है, शेप एंड साइज, ठीक है। तो कुल मिला के इतनी चीजें हैं जो फोर्स लगाने की वजह से हमको बॉडी में चेंज होते हुए दिखाई देती है, या फिर हम कहें कि फोर्स की वजह से कौन से इफेक्ट जनरेट होते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। हम फोर्स के 2 टाइप्स यानी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करेंगे। बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स समझने के लिए भाई सिंपल सा आपको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए भाई ये एक टेबल है, इसके ऊपर पेन का कैप रखा हुआ है, ठीक है। यहां से मैंने एक नॉट टाई कर दिया और यहां से एक नॉट बांध दिया है, ठीक है। अब 2 स्ट्रिंग्स यहां पर 2 स्ट्रिंग्स बंधे हुए हैं, ठीक है। ये एग्जांपल जो है यहां पर मैं समझा रहा हूं। अब मान लो दोनों स्ट्रिंग को 2 बच्चे पुल कर रहे हैं और सेम फोर्स से पुल कर रहे हैं। एक जो बंदा है वो भी 1 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, दूसरा जो है वो भी 1 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो पेन का जो कैप है वो स्ट्रेच होता जाएगा लेकिन मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां से जो खींच रहा है वो भी सेम फोर्स से खींच रहा है, यहां से जो खींच रहा है वो भी सेम फोर्स से खींच रहा है। तो इवेंचुअली क्या है भैया? ये फोर्स लग तो रहा है, इस पे एक स्ट्रेचिंग फोर्स लग तो रहा है, लेकिन ये पेन मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दोनों ही फोर्स सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि भैया यहां पर सेम 2 स्ट्रिंग है, एक एक्स पे एक वाई पर। अब एक्स वाला बच्चा जो है ही इज इन 7th क्लास, वाई वाला बच्चा जो इज इन 12th क्लास। ज्यादा फोर्स किसकी होगी बेटा? कौन ज्यादा फोर्स अप्लाई कर पाएगा? डेफिनेटली वाई वाला। तो इवेंचुअली क्या होगा? ये पेन वाई की तरफ, ये जो कैप है वाई की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब एक फोर्स का टाइप हो गया जिसके अंदर फोर्स लग तो रहा है लेकिन मोशन नहीं हो पा रहा, ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। एक दूसरी फोर्स हो गई जिसके अंदर फोर्स लग रहा है और मोशन हो रहा है, बॉडी अपनी जगह चेंज कर रही है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट हो फिर भी मोशन हो रहा है, सेम हो फिर भी मोशन होगा। क्लियर? मतलब एक फोर्स हो गया जिसके अंदर चीजें बैलेंस्ड है, सेम है, मूव नहीं कर रही। एक हो गया जिसमें चीजें अनबैलेंस्ड है,
जिसमें मोशन हो रहा है, जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अलग अलग है। तो बेटा इसी को हम बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। बैलेंस फोर्स के अंदर चीजें बैलेंस रहेगी मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, मोशन नहीं होगा। अनबैलेंस में मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं रहेगा, डायरेक्शन इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और मोशन जो है, स्टेट ऑफ मोशन वो चेंज होगी, बॉडी रेस्ट से मोशन के अंदर आएगी। आई बात समझ में? इसी को हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल भाई यहां पर अगर मैं दो फोर्स लगा रहा हूं, यहां पर भी 30 न्यूटन का फोर्स है और यहां पर भी 30 न्यूटन का फोर्स है, अब मैं देखूंगा कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेच होगा लेकिन मूव नहीं होगा। एक किसी को मैं कम कर दूंगा, अगर मैंने इसको 20 न्यूटन कर दिया, अब नेट फोर्स ज्यादा यहां पर है, तो नेट फोर्स यहां पर कितना हो जाएगा 30 माइनस 20, यानी 10 न्यूटन की फोर्स है, ये भाई साहब इधर की तरफ मूव करेंगे। टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं भाई, मान लो ये चारों बच्चों की स्ट्रेंथ सेम है, ये चारों बच्चों की स्ट्रेंथ सेम है, तो ये जो टग ऑफ वॉर का ये है टग, ये मूव नहीं करेगा, ये रोप बिल्कुल मूव नहीं करेगी, क्योंकि नेट फोर्स यहाँ का 100 न्यूटन है अगर इस डायरेक्शन में, और यहाँ का 100 न्यूटन है इस डायरेक्शन में, दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोई फोर्स नहीं लगेगा, बैलेंस फोर्स कहलाएगा ये। लेकिन अगर अनबैलेंस फोर्स होता है, अनबैलेंस फोर्स अगर होता है, तो अनबैलेंस फोर्स की वजह से क्या होगा भाई, मान लो यहाँ पे 100 न्यूटन है, यहाँ पे 90 न्यूटन है, अब ज्यादा फोर्स किधर है, ज्यादा फोर्स इस तरफ है ना, लेफ्ट हैंड साइड, तो बॉडी इस तरफ मूव करेगी। आई बात समझ लो? जहां पर ज्यादा फोर्स होगा वहां पे बॉडी मूव करेगी अनबैलेंस फोर्स के केस में। बैलेंस फोर्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बॉडी मूव नहीं करती है। क्लियर हो गई इतनी बात? समझ में आया बेटा इतना अच्छे से? ठीक है। ऐसे ही बेटा मान लो अगर आप एक एग्जांपल समझे पुशिंग द बॉक्स वाला, जब अपन किसी भारी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, पुश करने की कोशिश करते हैं, तो जो मूव कर रहे हैं उसको, पुश कर रहे हैं उसको, तो जमीन लाइक फ्लोर जिसके ऊपर वो रखा हुआ है और जिसके ऊपर वो बॉडी है, उसके बीच में फ्रिक्शन है। इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये रेस्ट की कंडीशन में खड़ा है। आप फोर्स लगा रहे हो तो आप किसका अपोज कर रहे हो बेटा, इस फ्रिक्शनल फोर्स का। ठीक है, तो भाई मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये मेरा फोर्स लग रहा है और ये इधर फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो अभी इवेंचुअली क्या हो रहा है, मेरा फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर आने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं उसका अपोज कर सकूं। एक पॉइंट आएगा जब फोर्स लगाते लगाते मेरा फोर्स जो मैं आगे की तरफ लगा रहा हूं और जो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है ये सेम हो जाएगा। अब ये वो पॉइंट है जब ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करने वाला है। जैसे ही मैं फोर्स और बढ़ाऊंगा, जैसे ही मैं फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर लूंगा, तो मेरा ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा और फ्रिक्शनल फोर्स को रोक नहीं पाएगा। ठीक है, और ऐसे ही इस दुनिया में सारे फोर्सेस अप्लाई होते हैं। ठीक है, आप जब चल रहे हो तो आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो आगे की तरफ ताकि आप चल सको, फ्रिक्शन आपको पकड़ के रख रहा है। आई बात समझ में? अगर आप किसी चीज को मूव कर रहे हो तो आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट मूव करते हैं उसको। भाई अगर मैं आगे की तरफ चीजों को मूव कर रहा हूं तो फ्रिक्शन अपोजिट पीछे की तरफ लग रहा होगा ना बेटा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस पेन को मुझे आगे की तरफ मूव करना है तो फ्रिक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है इंटरलॉकिंग की वजह से। ठीक है, तो ऐसे ही हम फोर्स नाम की चीज अप्लाई करते हैं। शुरुआत में अगर बैलेंस फोर्स रहेगी तो ये कभी भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाएगा। फोर्सेस को अनबैलेंस ही होना पड़ता है, अनबैलेंस फोर्स ही होना पड़ता है ताकि हम ऑब्जेक्ट को मूव कर सके। क्योंकि भैया हमारा जो पुशिंग फोर्स है ये फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होगा तभी ऑब्जेक्ट मूव करेगा। बैलेंस कंडीशन रहेगी। ठीक है, मतलब पुशिंग फोर्स में बढ़ाते जाओ, फ्रिक्शनल फोर्स जितना है उतना ही है। तो एक पॉइंट आएगा जब दोनों सेम हो जाएंगे लेकिन कैंसिल आउट कुछ नहीं होगा तो मोशन नहीं होने वाला। अगर मुझे मूवमेंट चाहिए तो अनबैलेंस फोर्स चाहिए, अगर मुझे मूवमेंट चाहिए तो अनबैलेंस फोर्स चाहिए। बैलेंस फोर्स में कभी भी आप स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा। भाई मान लो अगर आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, तो साइकिल चलाते चलाते जब आप पैडल मारना, पैडलिंग बंद कर देंगे तो जो रोड का फ्रिक्शन है वो आपको रोकेगा। अब वो अपोजिंग फोर्स लगाना शुरू कर चुका है वो, जिसकी वजह से क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स जनरेट होगा, आपका आगे जाने का फोर्स इज कम एंड फ्रिक्शनल फोर्स धीरे 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 बढ़ रहा है, आपकी साइकिल के टायर को रोकने की कोशिश कर रहा है। एक पॉइंट आएगा जब दोनों फोर्स सेम हो जाएंगे और आपके बाइसिकल जो है वो रुक जाएगी। लेकिन अगर मान लो पैडलिंग कर रहा हूं तो क्या जनरेट हो जाएगा बेटा, अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स की वजह से क्या जनरेट होगा, एक्सेलरेशन, और मेरी गाड़ी की स्पीड, साइकिल की स्पीड बढ़ती जाएगी। इसीलिए आपको पैडलिंग मारना पड़ता है, करते रहना पड़ता है ताकि साइकिल जो है वो मोशन में रहे। अगर आप पैडलिंग बंद कर देंगे तो कुछ देर बाद अपने आप फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ते बढ़ते मूविंग फोर्स के इक्वल हो जाएगा, बैलेंस फोर्स बन जाएगी, बॉडी रेस्ट में आ जाएगी। ठीक है, मतलब अनबैलेंस फोर्स क्रिएट्स एक्सेलरेशन, बैलेंस फोर्स डज नॉट क्रिएट एक्सेलरेशन। बैलेंस फोर्स डज नॉट क्रिएट मोशन, अनबैलेंस फोर्स क्रिएट्स मोशन। ये होता है बेटा बेसिकली बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। एक बार लिख के भी देख लेते हैं कि ये बैलेंस फोर्स क्या है। ठीक है, और
अनबैलेंस्ड क्या है? शॉर्ट में लिख लेते हैं, शॉर्ट में लिख लेते हैं बेटा इसको। When two forces equal in magnitude but opposite in direction. ऐसा क्यों होता है मेरे साथ ही? When two forces equal in magnitude but opposite in direction acts on a body. ठीक है भाई, मोशन क्रिएट होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड सेम होगा। यहां पर भी आप मोशन जो है वो जनरेट, कोई मोशन जनरेट नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ मोशन जनरेट होगा, डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, और मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है, और सेम होगा तो फिर डायरेक्शन सेम रहना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो ही ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। तो बैलेंस फोर्स बेटा एक्सेलरेशन जनरेट नहीं कर पाता, अनबैलेंस कर पाता है। अनबैलेंस मतलब मोशन, बैलेंस मतलब नो मोशन, नेट फोर्स जीरो। अनबैलेंस फोर्सेस के अंदर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या है। तो हम चैप्टर का दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। और लॉज ऑफ मोशन समझने के लिए हमको सबसे पहले गैलीलियो गैलीली के एक्सपेरिमेंट्स को समझना पड़ता है। गैलीलियो गैलीली एक साइंटिस्ट थे, एक फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे परफॉर्म। उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर ही, उनकी स्टडी के बेसिस पर ही न्यूटन ने लॉज हुन बनाए। मतलब अगर हम देखें इनिशियली लॉज की शुरुआत कहाँ से हुई, लॉज ऑफ मोशन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो गैलीलियो गैलीली के एक्सपेरिमेंट से हुई। इसीलिए हम गैलीलियो गैलीली के एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। देन फिर हम बात करेंगे न्यूटन के तीनों लॉज की, दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड अपने पास ले आइए ताकि आप मेरी बातों को समझ सके और मुझसे कनेक्ट हो सके। तो भाई पिछले लेक्चर में आप बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स देख चुके हो। पिछले लेक्चर में मुझे लिखने का टाइम नहीं मिल पाया था, दैट्स व्हाई मैंने आपको ये अभी लिख कर दिखा दिया है कि क्या होता है बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स वो फोर्स होता है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। फॉर एग्जांपल अगर ये एक बॉक्स रखा हुआ है, इस पे बैलेंस फोर्स लग रहा है, तो 10-10 न्यूटन के मान लो 2 फोर्स लूंगा मैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है तो फोर्स इक्वल रहेगा। बट कंडीशन इज व्हाट कि डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। देखो यहाँ डायरेक्शन अपोजिट है, अगर मैं इधर भी डायरेक्शन करूंगा तो बॉडी या तो दबेगी या तो बॉडी स्ट्रेच होगी। ठीक है, स्क्वीज करोगे या तो बॉडी को आप, या तो फिर स्ट्रेच करोगे। अब अगर एक्सपांशन और अगर आप एक्सपांशन भी कर रहे हो, बॉडी का स्ट्रेचिंग भी कर रहे हो, तो भी बॉडी मूव नहीं करेगी क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम है, कैंसिल हो जाएंगे दोनों फोर्स। ऐसे ही अगर आप बॉडी को स्क्वीज करने की कोशिश कर रहे हो तो भी बॉडी मूव नहीं करेगी क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम है, तो दोनों ही फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। दैट इज वाई हम बोलते हैं कि जब भी बैलेंस फोर्स लगता है तो उसमें नेट फोर्स जीरो आता है। जब भी बैलेंस फोर्स रहेगा तो उसमें नेट फोर्स जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट है। वैसे ही बॉडी कोई मोशन चेंज नहीं करेगी, अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज। फॉर एग्जांपल रेस्ट से मोशन में नहीं आएगी, मोशन से रेस्ट में नहीं आएगी, क्योंकि बैलेंस फोर्स कभी भी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर पाता, क्योंकि वो कभी भी एक्सेलरेशन को जनरेट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। अनबैलेंस फोर्स क्या होती है बेटा? वो फोर्स जिसके अंदर मैग्नीट्यूड अपोजिट होता है या डिफरेंट होता है, डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। बस कुल मिलाकर यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि भैया यहाँ पर स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो जाएगा। स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो जाएगा। नेट फोर्स जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। नेट फोर्स जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। इन बातों का ध्यान रखना है। इसको लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि गैलीलियो गैलीली के क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स थे, देखते हैं भैया। देखो, तो गैलीलियो गैलीली ने बहुत आसान सा, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करा। उसने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर बस 2 इंक्लाइंड सरफेसेस लिए, एक मार्बल की बॉल ली, ठीक है, मार्बल लिया और इस मार्बल को रोल करा। ठीक है, अब ये जो रोलिंग हो रही है, ये रोलिंग उसने अलग अलग इंक्लिनेशंस पे करे। फॉर एग्जांपल यहाँ इस वाले सरफेस को तो उन्होंने कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है,
यहाँ से आप रोल कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, लॉजिकल सी बात सोचो कि ये जो मार्बल है रोल करता हुआ नीचे आएगा, यहाँ पे सीधा चलेगा और फिर इसके ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो ये जो दूसरा सरफेस है, सरफेस बी, इसका इंक्लिनेशन उसने चेंज करता गया, भाई कुछ इंक्लिनेशन पहले ज्यादा फिर थोड़ा कम और फिर जीरो इंक्लिनेशन कर दिया। तो अलग अलग इंक्लिनेशन पर आपको भी पता है लॉजिकली अगर आप सोचे तो आपको अलग अलग रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये जो मार्बल होगा ये अलग अलग डिस्टेंसेस चलेगा। अब एक चीज का ध्यान ये रखा गया कि भाई ये जो सर्फेसेस है कैसे फ्रिक्शनलेस है, कैसे अगर अपन मान ले कि सर्फेसेस कैसे हैं, फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। और आगे भी अगर अपन देखें तो उसने सेम काम किया हुआ है कि भाई जो दोनों सरफेसेस थे उनके इंक्लिनेशंस को चेंज करा और बस अपने ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व किया, देखा कि क्या क्या उसको समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले उसने देखा कि भाई जब ये दोनों इंक्लिनेशंस की हाइट सेम थी, ठीक है, मान लो ये h1 है और ये h2 है, तो उसने देखा कि जब मैंने बॉल को रोल करा है तो नीचे आने पर बॉडी की वेलोसिटी जो होगी, इस बॉल की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, फिर ऊपर जाने पर वेलोसिटी डिक्रीज होगी। और ध्यान में दिया उसने, ये देखा कि भाई जब फ्रिक्शनलेस सरफेसेस थे तो दोनों की हाइट जो है वो क्या है, सेम है। मतलब यहां पर अगर मैं 2 मीटर की हाइट से इन बॉल्स को रोल कर रहा हूं ऐसे इंक्लाइन सरफेस पे, तो ये भी 2 मीटर की हाइट तक जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट में क्या करा उसने इंक्लिनेशन थोड़ा कम कर दिया। अब इंक्लिनेशन कम कर दिया, यहाँ का सेम रहेगा तो बॉल नीचे जाएगी, बट अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब बॉडी को ज्यादा सरफेस चलना पड़ेगा, तो ये बॉल एकदम उस हाइट तक नहीं जा पा रही है, उसके नीचे ही कहीं पर रुक जा रही है, ठीक है। फिर उसने क्या किया, इंक्लिनेशन पूरा जीरो कर दिया, बॉल को यहां से रोल करा तो बॉल की वेलोसिटी बढ़ी और ये बॉल रोल करते हुए आगे जा रही है। अब ये बॉल रोल करते हुए आगे जा रही है तो यहां पर तो फ्रिक्शन है ही नहीं कि इस बॉल को रोक सके। तो उसने ये कंसिडर करा कि भाई अगर बॉल को मैं एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा, अगर फोर्स फ्रिक्शन का नहीं दूंगा रोकने के लिए, तो ये बॉल इनफाइनाइटली इस तरीके से प्लेन सरफेस के ऊपर मूव करती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं, ठीक है। तो ये जो तीन बातें उन्होंने देखी कि भैया सेम हाइट पे रिलीज करा तो मार्बल सेम हाइट तक गया, ठीक है। नेक्स्ट, अगर उसने जैसे जैसे इंक्लिनेशन कम करा तो हाइट कम होती गई, और एक पॉइंट आया जब उसने इंक्लिनेशन जीरो कर दिया तो इसने कंसिडर करा कि बॉल मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने की कोशिश करने में क्या करेगी, लगातार चलती रहेगी। अब लगातार अगर चलती रहेगी तो फ्रिक्शन अगर नहीं है तो बॉल अपने आप रुक ही नहीं सकती, और यहीं से फर्स्ट लॉ बना, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट लॉ भी यही बोलता है कि भाई आप किसी चीज को तब तक नहीं रोक सकते जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। और गैलीलियो गैलीली के एक्सपेरिमेंट ने भी सेम यही बात कही कि भाई जब तक फ्रिक्शन का फोर्स नहीं लगेगा तब तक के आपको किसी भी बॉडी का मोशन का स्टेट आप चेंज नहीं कर सकते। आप ना बॉडी को रेस्ट में ला सकते हो ना रेस्ट से मोशन में ला सकते हो। तो यही सेम बातें गैलीलियो गैलीली की थी। बाद में गैलीलियो गैलीली के वर्क को न्यूटन ने ही आगे बढ़ाया, समझाया, और समझाते हुए उसने 3 फंडामेंटल लॉज दे दिए जिसको हम लॉज ऑफ मोशन कहते हैं, ठीक है। अब ये लॉज ऑफ मोशन का एक्चुअल क्रेडिट किसको जाना चाहिए बेटा, एक्चुअल क्रेडिट जाना चाहिए गैलीलियो को, क्योंकि गैलीलियो ने ही सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स करे थे। लेकिन सिंस ये दुनिया बहुत खराब है तो न्यूटन को इसके सारे के सारे राइट्स मिल चुके हैं। बट मेरी नजर में, मेरी समझ में तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई गैलीलियो गैलीली को भी इसका कुछ क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि गैलीलियो गैलीली की ही स्टडीज को फर्दर बढ़ाया गया न्यूटन के द्वारा। हाँ, बहुत सारा काम न्यूटन ने भी करा, बट गैलीलियो गैलीली का भी कुछ ना कुछ इसके अंदर अपना क्या कहते हैं इनपुट रहा था। तो गैलीलियो गैलीली के एक्सपेरिमेंट समझ में आया भाई। तो उसने 3 एक्सपेरिमेंट करे। एक एक्सपेरिमेंट करा, उसमें 2 इंक्लाइन सरफेस लिए सेम हाइट के सेम इंक्लिनेशन के, देखा बॉल सेम हाइट तक गई। इंक्लिनेशन थोड़ा कम करा, बॉल गई तो सही बट सेम हाइट तक नहीं जा पाई, पहले ही रुक गई क्योंकि बॉल को ज्यादा डिस्टेंस चलना पड़ रहा था। देन तीसरे इसमें क्या करा, इंक्लिनेशन पूरा खत्म कर दिया। इंक्लिनेशन पूरा खत्म कर देंगे तो बॉल जैसी आई है बेसिकली सीधी सीधी जाती रहेगी। क्लियर हो गई इतनी बात। ये थे गैलीलियो के 3 एक्सपेरिमेंट्स जिनके बेसिस के ऊपर हम न्यूटन के लॉज को पढ़ेंगे, और फर्स्ट लॉ को शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। और इनर्शिया का लॉ शुरू करने के पहले हमको समझना पड़ेगा कि इनर्शिया क्या होता है। तो गैलीलियो गैलीली के तीनों एक्सपेरिमेंट्स क्या आते हैं भैया, जो इंक्लाइंड सरफेस, बॉल रोल करी सेम हाइट तक गई, ठीक है, इंक्लिनेशन कम करा, बॉल रोल करी थोड़ी कम हाइट तक गई, इंक्लिनेशन जीरो कर दिया, बॉल को रोल करा, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, बॉल इनफाइनाइटली मूव कर रही है तब तक जब तक उसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसको रोक नहीं देते,
यानी एयर रेजिस्टेंस हो चाहे फ्रिक्शन हो। क्लियर हो गई इतनी बात। नेक्स्ट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या हो गया कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अनलेस कब तक, जब तक उसके ऊपर हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दे। ठीक है, अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, अ बॉडी इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट until and unless an external force is applied on it। बाहर की फोर्स जरूरी क्यों है बेटा? क्योंकि जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तभी तो वो बॉडी अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर पाएगी। भाई जैसे कि पेन रखा हुआ है, अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसके ऊपर, तो ये पेन यहीं पर रुका रहेगा ना। जब मैं इसके ऊपर बाहर से फोर्स लगाऊंगा तब ये पेन मूव करेगा, और यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमको एक टर्म मिलता है जिसको हम कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, और फर्स्ट लॉ का एक्चुअल नेम भी लॉ ऑफ इनर्शिया ही है। तो अब इनर्शिया क्या वर्ड है भाई? इनर्शिया का मतलब क्या है? देखो, मैंने तुमको ये बोला कि भाई इस पेन को मूव करना है तो मुझे बाहर का फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर वो पूछ रहे कि भाई क्यों सर, इसके ऊपर फोर्स लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों हमको इसको बाहर से फोर्स लगाना तो ये मूव करेगा? अगर मान लो लगातार ऑलरेडी मूव कर रहा होता तो क्यों बाहर से फोर्स लगाना है कि रोकने के लिए बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत क्या पड़ रही है? तो जो एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ रही है दोस्त, वो जरूरत हमको इनर्शिया की वजह से पड़ रही है। क्योंकि हर बॉडी के अंदर होता है इनर्शिया नाम का एक चीज, इनर्शिया नाम की एक टेंडेंसी। ठीक है, इनर्शिया नाम की एक टेंडेंसी होती है जो उस बॉडी को अपने बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने से रोकती है। क्या करता है बेटा इनर्शिया? इनर्शिया अपनी बॉडी के अंदर चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन को रोकता है। इनर्शिया नहीं चाहता कि कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में आए, मोशन से रेस्ट में आए। इनर्शिया बोलता है कि भाई रेस्ट में हो, रेस्ट में ही रहो। इनर्शिया बोलता है मोशन में हो, मोशन में ही रहो। अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज मत करो। और जब भी चेंज होता है, जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है, तो ये जो इनर्शिया है बेटा, ये रेजिस्ट करता है उस चेंज को। क्या करता है? रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट का मतलब आपको पता है ना भाई, रेजिस्ट का मतलब होता है रोकने की कोशिश। ठीक है, तो इनर्शिया क्या होता है बेटा? इनर्शिया एक टेंडेंसी होती है बॉडी की, एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, जिसके वजह से वो अपने अंदर होने वाले चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन को रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, मतलब क्या है भाई, समझो इस बात को। मान लो भाई मैं खड़ा हूं अभी, ठीक है, तो मैं अभी किस कंडीशन में हूं? मैं रेस्ट में हूं। तो रेस्ट में कंडीशन में मेरे पे क्या लग रहा होगा? इनर्शिया है मेरे पास। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं रेस्ट में, तो मैं बोलता हूं कि इसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। ठीक है, अभी इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, तो मैं इनर्शिया की वजह से क्या चाहूंगा कि मुझे कोई मूव ना करे, मुझे कोई मोशन में ना लाए, मेरी कोई चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज ना लाए। ठीक है, तो मैं खड़ा हूं। अब अगर वो पीछे से आगे मुझे धक्का मार दे तो क्या होगा? मुझे एक धक्का लगा, मैं आगे तरफ जाऊंगा। अब ये धक्का लगने की वजह से मैं आगे तरफ इस तरीके से क्यों जा रहा हूं? क्योंकि भाई मैं इनर्शिया की वजह से रेस्ट में था। मेरी बॉडी नहीं चाहती थी कि उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो, लेकिन जब जबरदस्ती एक्सटर्नल फोर्स ने उस स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करा तो मेरी बॉडी ने रेजिस्ट करा उस चेंज को, जिसके वजह से मैं आगे की तरफ बढ़ा और मुझे एक झटका फील हुआ। ऐसे ही आपने भी एक्सपीरियंस करा होगा कि भाई मान लो आप आराम से साइकिल चला रहे हो, जैसे कि साइकिल चला रहा है, एकदम से कुछ सामने अगर बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल आ जाए तो आप किस में हो? अभी मोशन में हो। आप काय में हो? मोशन में हो। ठीक है, अब मोशन में भी इनर्शिया होता है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन में हो आप, इनर्शिया ऑफ मोशन में हो आप। एकदम से कोई ऑब्स्टेकल आएगा तो आपका इनर्शिया ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा, आपकी बॉडी मोशन से रेस्ट में आने की कोशिश करेगी कि ऑब्स्टेकल आ चुका है। अब इनर्शिया क्या करेगा? इसको रेजिस्ट, तो आप गिर जाओगे, आपको झटका लग जाएगा। ऐसे ही आपने देखा होगा कि भाई अगर आप कार चला रहे हैं, ठीक है, तो कार चला, आप तो नहीं चला पाएंगे बेटा अभी कार। अगर मान लो कोई कार चला रहा है, एकदम से ब्रेक लगाएगा, या फिर आप पीछे से बैक सीट पे बैठे हो कार की, एकदम से कोई ब्रेक लगाएगा तो आप आगे की तरफ झुकते हो। क्यों? क्योंकि आप उस समय लगातार मोशन में थे, आपकी कार चल रही थी, लेकिन आप खुद रेस्ट में थे। ठीक है, अब जैसे ही ब्रेक लगेगा तो आप फॉरवर्ड मूव करेंगे। ऐसे ही अगर आप भाई मान लो बस के ऊपर, जो बस में खड़े हैं, ठीक, तो आपके जो फुट है, आपका जो फीट वाला पार्ट है, वो बस के साथ तो कांटेक्ट में है। ठीक है, लेकिन आपकी अपर बॉडी कायम है बेटा, रेस्ट में है। तो जैसे ही बस अचानक से चलती है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट एक्ट करता है और आप पीछे की तरफ मूव करते हैं। कार चला रहे हैं आप, आपकी बॉडी और कार पूरी आराम से मोशन में है। जैसी कार रुकेगी तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा, आप आगे की तरफ जाएंगे। आप बस में बैठे हुए हैं, बस राइट टर्न ले रही है, तो अब इनर्शिया क्या करेगा? इसका अपोज करेगा, तो आपकी बॉडी लेफ्ट में झुकती है, क्योंकि राइट में मोशन हो रहा है तो रेजिस्ट करने के लिए लेफ्ट में जाती है बॉडी। लेफ्ट में अगर अपन डायरेक्शन चेंज करेंगे तो राइट में जाएगी। इसी को हम कहते हैं मेरे दोस्त इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया क्या है बेटा? इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की
जिसके वजह से वो अपने अंदर होने वाले चेंज को रोकती है। ठीक है, इनर्शिया क्या है मेरे दोस्त, लिख लेते हैं अपन कि इनर्शिया क्या है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच का मतलब जिसके वजह से, बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी रेजिस्ट्स एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, अब स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या है, रेस्ट से मोशन में आएंगे तब भी रेजिस्ट करेगा, मोशन से रेस्ट में आएंगे तब भी रेजिस्ट करेगा, मोशन से कुछ अलग मोशन में आएंगे तो भी रेजिस्ट करेगा। ठीक है, एक कितने टाइप का होता है भाई साहब, ये 3 टाइप का होता है। ठीक है, एक इनर्शिया जो रेस्ट कंडीशन में लग रहा है, जैसे कि मैं खड़ा हूं, मेरे पे जो इनर्शिया लगेगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा। मैं अगर भागता रहूंगा और भागते भागते कोई अगर मुझे एकदम से रोकने की कोशिश करेगा तब इनर्शिया ऑफ मोशन एक्ट करेगा, क्योंकि मैं मोशन में हूं। और अगर मैं बैठा हुआ हूं बस के अंदर, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एक्ट करेगा। ठीक है, तो 3 टाइप का इनर्शिया कौन सा हो गया भाई, एक हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा हो जाएगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन बहुत आसानी से अपन समझ सकते हैं। ठीक है, कि भाई अगर आप बस में खड़े हैं, ठीक है, रेस्ट कंडीशन में बस एकदम से मूव करेगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एक्ट करेगा और आप पीछे की तरफ मूव करेंगे। कार चल रही है, आप और कार दोनों मोशन में है, एकदम से कार रुकेगी, इनर्शिया ऑफ मोशन काम करेगा। अगर आप कार का डायरेक्शन टर्न कर रहे हैं लेफ्ट की तरफ, अगर लेफ्ट की तरफ कार जा रही है तो आपको राइट की तरफ एक फोर्स फील होगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन काम करेगा। ठीक है, और इनर्शिया अपने आप में क्या होता है वो देख चुके हैं अपन, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके वजह से बॉडी अपने अंदर चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन को रोकती है, यानी रेजिस्ट करती है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है बेटा, स्टेट ऑफ मोशन के चेंज को रोका जा रहा है। स्टेट ऑफ मोशन के चेंज को जो रोके, स्टेट ऑफ मोशन के चेंज को जो रोके, स्टेट ऑफ मोशन के चेंज को जो रोके वो है इनर्शिया। ठीक है, 3 कंडीशन में एक्ट करेगा, रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन। ठीक, क्लियर हो गया। एग्जांपल देख लेते हैं बेटा अपन और कि कैसे फर्स्ट लॉ एक्ट करता है। सबने कभी ना कभी कैरम बोर्ड खेला होगा बेटा। अगर मान लो आपने सारे के सारे जो कॉइन्स बने, कैरम के जो कॉइन्स बने वो एक के ऊपर एक अरेंज करे हैं, और स्ट्राइकर से आप नीचे वाले कॉइन को अगर आप हिट करेंगे तो नीचे वाला कॉइन आगे चल जाता है, और पूरा का पूरा वो जो ऊपर का पाइल है वो गिरता नहीं है, वो नीचे आ जाता है, या फिर कॉइन स्ट्राइकर उसी जगह फंस जाता है कई बार। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ऊपर वाला पूरा पाइल कायम है, रेस्ट में। आप नीचे वाले एकदम से मोशन में जा रहे हो तो ऊपर वाला तो रेस्ट नहीं है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से रजिस्ट करता है वो, जिसकी वजह से वो ऑलरेडी रेस्ट में ही रहता है, एकदम से मोशन में नहीं आता। ऐसे ही अगर आपने मान लो एक कप लिया, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दिया, उसके ऊपर एक कॉइन रखा। अब अगर मैं कार्डबोर्ड को हिट करूंगा तो कार्डबोर्ड आगे जाएगा एकदम से, क्योंकि मोशन मिलेगा, उसका एक्सटर्नल फोर्स मिलेगी, बट कॉइन तो रेस्ट में है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो उस कप के अंदर, उस ग्लास के अंदर गिर जाएगा। फिर मान लो अगर आपने एक ट्रे लिया, उसके ऊपर पानी का कप रखा, ग्लास को फिल कर दिया, अब ट्रे को मूव करोगे तो ये भाई साहब तो रेस्ट में रहेंगे, बट इसमें का पानी जो है वो बाहर की तरफ गिरेगा। ये तीनों ही एग्जांपल्स होते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के, जिसके अंदर हमको इनर्शिया को देखने को मिल रहा है। और इनर्शिया कौन सा देखने को मिल रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट देखने को मिल रहा है हर कंडीशन के अंदर। और ये वो प्रूफ है कि भाई फर्स्ट लॉ के अंदर ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बॉडी तब तक मूव नहीं करती जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। भाई इसके अंदर भी आपने नीचे वाले कॉइन के ऊपर फोर्स लगाया था, वो मूव करा, ऊपर वाले कॉइन पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। इधर भी इस कॉइन के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, इसलिए मूव नहीं करा वो। इसका मतलब जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक बॉडी ना मूव करेगी, ना चलते हुई बॉडी रुकेगी। और इसी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। लिख लेते हैं, देख लेते हैं एक बार फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी, कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था भाई। फर्स्ट लॉ को हमने बोला लॉ ऑफ इनर्शिया, और इसका लॉ ऑफ इनर्शिया बोलने की वजह समझ में आ गई भाई साहब, क्योंकि भैया यहाँ पर अपने मोशन के अंदर चेंज को करा जा रहा है, अपने मोशन को चेंज किया जा रहा है। या तो कोई बॉडी रेस्ट में है, मोशन में आ रही है, मोशन से रेस्ट में आ रही है, तो ये क्या होगा इसके अंदर,
a body in motion will remain in motion, comma, a body in rest will remain in rest until and unless an external unbalanced force acts on it. ठीक है भाई साहब, जब तक बाहर का अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तब तक बॉडी मूव नहीं करेगी। ये होता है फर्स्ट लॉ। इनर्शिया क्या होता है बेटा? वो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की जिसके वजह से वो अपने अंदर होने वाले चेंज को रोकती है। और इनर्शिया के 3 टाइप भी देख लिए अपन ने और 3 एग्जांपल्स भी देख लिए। अगर मैं इनर्शिया की बात करूं तो इनर्शिया तो आप समझ चुके हो कि किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी, वो टेंडेंसी जिसके वजह से वो अपने अंदर स्टेट ऑफ मोशन को चेंज को रोकती है, अपने अंदर स्टेट ऑफ मोशन के चेंज को रोकती है। अब अगर आपको इनर्शिया को मेजर करना है तो इनर्शिया को मेजर करने का जो तरीका है वो आता है मास से। किससे आता है बेटा? मास से। अब बोले सर ये मास क्या होता है? तो भाई मास होता है, अगर हम एक्चुअल डेफिनेशन या फिर एक्चुअल चीजों पे जाए तो मास होता है कंटेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, कंटेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, कंटेंट ऑफ द बॉडी क्या होगा भाई? क्योंकि फॉर एग्जांपल मेरे हाथ पैर है तो कितने हाथ, कितने पैर, कितना मटेरियल है मेरी बॉडी में। ठीक है, जो कभी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, नॉट वेरिएबल, ये कभी चेंज नहीं होता। अगर मैं अर्थ पे हूं तो भी मेरा मास उतना ही रहेगा जितना मून पर है और जितना मार्स पर है। ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, ये क्या रहता है बेटा? फिक्स्ड रहता है, कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितना भारी कंटेंट होगा, जितना ज्यादा कंटेंट होगा बॉडी के अंदर, उसका मास उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा कंटेंट होगा बॉडी के अंदर उसका मास उतना ही ज्यादा होगा। याद रखना बेटा, मास और वेट अलग अलग चीजें होती है। वेट एक तरीके की फोर्स है जिसके वजह से आपको कोई प्लैनेट अपनी तरफ खींच रहा है, और मास आपका कंटेंट ऑफ द बॉडी है जो किसी पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। मास इंडिविजुअली आपके पास आपका खुद का है कि भाई कितना बोन, कितना फैट, कितना ब्लड, कितनी कैपिलरीज आपके अंदर है। भाई इस पेन को बनाने में जितना प्लास्टिक यूज हुआ है, ठीक है, जो भी यूज हुआ है, जितना प्लास्टिक यूज हुआ है वो फिक्स्ड है। अब ये पेन यूनिवर्स में कहीं पर भी जाएगा, इसका अमाउंट ऑफ प्लास्टिक चेंज नहीं होगा कि कितना प्लास्टिक यूज करा इसको बनाने में। तो ये है इसका मास, जो कभी भी चेंज नहीं होगा, जो हमेशा कांस्टेंट है। लेकिन वेट चेंज हो सकता है, तो मास को वेट से कंफ्यूज मत करना। मास क्या होता है बेटा? मास होता है एक्चुअल कंटेंट ऑफ द बॉडी, जो कि वेरिएबल नहीं है, जो कि हमेशा की हमेशा क्या है? कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। अब जितना ज्यादा मास होता है बेटा, जैसे जैसे बॉडी का मास बढ़ता है वैसे वैसे बॉडी का इनर्शिया भी बढ़ता है। जैसे जैसे बॉडी का मास बढ़ेगा वैसे वैसे इनर्शिया भी बढ़ेगा। तो देखो भाई, इनर्शिया जो है वो हम मास से कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, और जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। जितना ज्यादा मास होगा, ठीक है, हेवियर ऑब्जेक्ट मतलब जितना भारी ऑब्जेक्ट है, मास ज्यादा है उसका, तो उसका मास उसका जो इनर्शिया है वो भी ज्यादा रहेगा। और लॉजिकल सी बात है कि मान लो अगर यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स है, उसको मुझे मूव करना है तो वो आसानी से कर लूंगा मूव। भारी ऑब्जेक्ट है, मूव नहीं कर पाऊंगा। रीजन क्या है? इनर्शिया। हल्का ऑब्जेक्ट था, मास कम था, तो उस ऑब्जेक्ट को मूव करने में मुझे इनर्शिया कम, वो ऑब्जेक्ट इनर्शिया कम लगा रहा था। अगर वो ऑब्जेक्ट इनर्शिया कम लगा रहा है तो मुझे फोर्स भी, एक्सटर्नल फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा ताकि वो मूव हो जाए, इसलिए आसानी से मूव कर रहा है। भारी ऑब्जेक्ट रहेगा, मास ज्यादा रहेगा, इनर्शिया ज्यादा रहेगा। अब मुझे उसको मोशन में लाने के लिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट को हटाना है। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट को हटाना है, अगर वो इनर्शिया ज्यादा है, भारी ऑब्जेक्ट का ज्यादा है, तो मुझे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, यही रीजन होता है कि भाई एक भारी ऑब्जेक्ट को मूव करने में फोर्स ज्यादा लगेगा, हल्के ऑब्जेक्ट को मूव करने में कम फोर्स लगेगा। मान लो आप फुटबॉल खेल रहे हो, अब फुटबॉल आपने अगर इतनी बड़ी फुटबॉल ली है और इतना बड़ा एक पत्थर का बॉल ले लिया है, दोनों में डिफरेंस क्या है? मास का। पत्थर की बॉल बहुत ज्यादा हैवी है, उसका मास ज्यादा है, और इधर फुटबॉल का कम है। ठीक है, अब कंटेंट ऑफ द बॉडी, फुटबॉल जो पत्थर की है उसमें ज्यादा है, रबर में कम है। तो आप अगर
20 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो फुटबॉल मूव करेगी बहुत आराम से। लेकिन अगर आप एक रॉक बॉल, एक स्टोन बॉल को सेम फोर्स से मूव करने की कोशिश करोगे तो आपका पैर टूट जाएगा, लेकिन वो बॉल मूव नहीं करेगी। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि इनर्शिया हैवी ऑब्जेक्ट्स का ज्यादा है, लाइटर ऑब्जेक्ट्स का कम है। इसलिए हम कहते हैं कि इनर्शिया डिपेंड करता है मास के ऊपर। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, और जितना कम मास होगा उतना कम इनर्शिया होगा। मास की यूनिट क्या होती है बेटा? केजी। बोले सर नहीं सर, वेट की होती है, मेरा वेट 50 किलो है। अरे भाई साहब, वेट की तो न्यूटन होती है, वो एक तरीके का फोर्स होता है, mg होता है वो। अच्छा सर, तो हम क्या गलत यूज कर रहे हैं? हाँ भाई, मास होता है केजी। आई बात समझ में? तो मास कभी चेंज नहीं होगा, वेट आपका चेंज हो सकता है। ठीक, ऐसी अपन ने एक्टिविटी सेकंड करी थी जिसके अंदर मैंने आपको बोला था एक कप लो, उसके ऊपर कार्डबोर्ड रखो, कॉइन, कार्डबोर्ड को स्ट्राइक करा, कॉइन गिरेगा ग्लास में। अगर आप 1 रुपए का कॉइन लोगे तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा कार्डबोर्ड के ऊपर। अगर आप 5 रुपीज का कॉइन लोगे कम फोर्स लगाना पड़ेगा, उसकी जगह और कोई हैवी कॉइन ले लोगे और कम फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे उस बॉडी का इनर्शिया बढ़ेगा और वो ज्यादा फोर्स एक्वायर करेगा, ज्यादा फोर्स उसको लगेगी कि वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करे। अगला, मान लो अगर एक कार्ट में ग्रेन्स भरे हुए हैं तो बहुत कम फोर्स, एक बुल से भी वो मूव कर जाता है। मास कम हुई, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मोशन बनाने में कम फोर्स लग रही है। लेकिन वहीं पर अगर अपन एक ट्रेन को खड़ा कर दें तो कुछ मूव नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि इनर्शिया बढ़ रहा है मास से। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है, और इनर्शिया मास पर डिपेंड करने के साथ साथ मास क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट तो भाई अगर हम देखें कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या बात बोली थी कि अगर कोई बॉडी है वो रेस्ट पर है, अगर उसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स कैसी अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी मूव करने लग जाएगी। वो बॉडी क्या होगी भाई साहब? मूव करने लग जाएगी। अब लॉजिकल सी बात है कि जैसे ही मैं अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करूंगा तो बॉडी मूव करेगी। तो मतलब मैं उसको फोर्स दे रहा हूं तो बॉडी एकदम से मूव कर रही है, तो उसके पास इनिशियली कोई ना कोई एक्सेलरेशन आएगा। इनिशियली क्या आएगा भाई साहब? उसके पास कोई ना कोई एक्सेलरेशन आएगा, और ये जो एक्सेलरेशन है, ये जो एक्सेलरेशन रहेगा जो इस बॉडी को मिल रहा है, ये जो एक्सेलरेशन मिल रहा है ये किसकी वजह से मिल रहा है बेटा? फोर्स की वजह से मिल रहा है। किसकी वजह से मिल रहा है? फोर्स की वजह से मिल रहा है। जितना ज्यादा मैं फोर्स रखूंगा ये जो एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा है ये भी उतना ही ज्यादा होगा। लॉजिकल सी बात है। ठीक है भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने बोला कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है उसके ऊपर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, अनबैलेंस फोर्स लगाओगे, बॉडी मूव करेगी। और अनबैलेंस फोर्स जब लगेगा तो क्या होगा? बॉडी के पास एक्सेलरेशन आएगा, और बॉडी के पास एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है मेरे दोस्त? फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और जैसे ही फोर्स ज्यादा रहेगा तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा रहेगा। और ये जो फोर्स है ये किस पे डिपेंड कर रही है बेटा? ये डिपेंड करेगी उस बॉडी के मास के ऊपर। किस पे डिपेंड करेगी? मास के ऊपर। किस पे डिपेंड करेगी? मास के ऊपर। क्योंकि जितना ज्यादा बॉडी का फोर्स मास रहेगा उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा फोर्स रहेगा एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा। क्लियर सी बात है? इतना बात समझ में आ गया। अब अगर ये बॉडी, मान लो ये बॉडी के ऊपर उन्होंने फोर्स लगाया, ये बॉडी मूव कर रही है, तो ये जो बॉडी मूव कर रही है ये बॉडी अगर किसी चीज से टकराएगी तो उसका जो इम्पैक्ट है, इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगा है जिसकी वजह से ये मूव कर रही है, इसका जो इम्पैक्ट है वो किस पे डिपेंड करेगा? ये इम्पैक्ट किस पे डिपेंड करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इस बॉडी के पास कितना मास है, कितनी भारी चीज टकरा रही है, और दूसरा कि कितनी वेलोसिटी से आ रही है ना भैया? फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा स्माइली वाला बॉल है, स्पंज वाला, कोई अगर बहुत स्पीड से मेरी तरफ फेंक रहा है, ठीक है, नॉर्मल मान लो फेंक रहा है, तो मुझे उसकी बिल्कुल नहीं लगेगी क्योंकि उसका मास भी कम है, उसकी वेलोसिटी भी कम है, मैं आराम से कैच कर लूंगा। या फिर लगेगी भी तो मेरे बॉडी को टच करेगा, मुझे कोई हिट नहीं कर पाएगा जोर से। लेकिन मैं उतना ही बड़ा जो बॉल है उतने बड़े साइज का एक स्टोन ले लूँ, पत्थर ले लूँ, ठीक है, तो उसका मास भी ज्यादा है। अब अगर मास ज्यादा है तो मैं थोड़ी सी वेलोसिटी से भी फेंकूंगा और मुझे स्टोन लगा तो मुझे उस स्टोन की लगेगी, वो हिट कर जाएगा मुझे। ऐसे ही मान लो अगर आप कार के अंदर चल रहे हैं, आपकी कार की स्पीड बहुत कम है और आप टकराएंगे चीज से तो आपको झटका बहुत कम लगेगा क्योंकि आपकी वेलोसिटी कम है। लेकिन अगर आप उसी कार के अंदर 100-120 की स्पीड में चल रहे हैं और किसी चीज से हिट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा ब्रूटल एक्सीडेंट आपका हो सकता है, आपको बहुत जोर से लगेगा। ऐसी अगर कोई टॉय कार है जो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आ रही है तो आपको उसकी बिल्कुल नहीं लगने वाली क्योंकि उसका मास भी कम है, वेलोसिटी भी कम है। लेकिन यहीं पर भी ट्रक लेके जो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आ रहा है वो आपको टक्कर करेगा, आपको लग जाएगी बहुत जोर से, या फिर आपका अगर ट्रक आपको चढ़ गया तो आप जय श्री राम भी हो सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के ये कि जो इम्पैक्ट है बॉडी का, ये जो इम्पैक्ट है बॉडी का कितनी इम्पैक्ट से बॉडी टच करेगा, हिट करेगा, वो मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और फोर्स पे डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन, जो बॉडी का एक्सेलरेशन
ठीक है। अब ये जो इम्पैक्ट ऑफ द बॉडी है ना, ये जो इम्पैक्ट नाम की चीज है, इसी चीज ने मोमेंटम को जन्म दे दिया, इसी चीज ने मोमेंटम की डिस्कवरी में हेल्प करी कि भैया अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स की वजह से उसके ऊपर एक्सेलरेशन आ रहा है, एक्सेलरेशन की वजह से बॉडी मूव कर रही है, और जो बॉडी इम्पैक्ट आ रही है दूसरी बॉडीज पे या फिर इस सिस्टम के अंदर, वो उसके मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। और इसी इम्पैक्ट ऑफ द बॉडी को हम कि भाई ये जो डिफरेंसेस देखने को मिले, ये टेनिस बॉल अगर हिट कर रही है तो प्लेयर को नहीं लगी, लेकिन अगर क्रिकेट बॉल मूव कर रही है उसी रफ्तार से तो ज्यादा हिट कर रही है। अगर एक ट्रक है रेस्ट के ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, कि अगर वही ट्रक बहुत कम वेलोसिटी से भी चलेगा तो दिक्कत है, ठीक है। अगर एक बुलेट देखें अपन तो बुलेट गन की बहुत कम मास की होती है, कुछ ग्राम्स की होती है, लेकिन वही बुलेट जब गन से शॉट करी जाए तो जिस वेलोसिटी में मूव करती है, अगर उससे किसी को हिट करेगी तो कोई इंसान मर सकता है। मतलब इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं मोशन की हमको स्ट्रेंथ बता रहा है, जिससे हम मोमेंटम टर्म पर पहुंचे। तो भैया ये जो हमने ऑब्जर्वेशन करा, इसके बेसिस पे क्या मिला हमको कि भाई जितना ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, जितना ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं उतनी ज्यादा वेलोसिटी हो रही है, और जितनी ज्यादा वेलोसिटी हो रही है उसकी वजह से उस बॉडी का इम्पैक्ट भी उतना ही ज्यादा हो रहा है, और इसी की वजह से मोमेंटम का कंसेप्ट बनाया गया, ठीक है। मोमेंटम की दो डेफिनेशंस होती है, एक तो मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी का, ठीक है। दूसरा जो एक्चुअल मीनिंग है उसका, मोमेंटम का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ द मोशन। क्या होता है मोमेंटम का मतलब? स्ट्रेंथ ऑफ द मोशन, कि कोई मोशन कितना पावरफुल है, कितना स्ट्रेंथ वाला है, वो मोमेंटम है। जैसे कि भाई अगर ये पेन इस रफ्तार से आ रहा है, ये कम पावरफुल है, अब ज्यादा पावरफुल है, और अब और ज्यादा पावरफुल है। मतलब कितना स्ट्रेंथ है किसी मोशन में, कितनी ताकत है किसी मोशन में, उसके इम्पैक्ट से कितना इफेक्ट जनरेट होगा, दैट इज मोमेंटम, ठीक है। और इम्पैक्ट से जो इफेक्ट जनरेट हो रहा है, मोमेंटम, जो स्ट्रेंथ ऑफ मोशन है, वो किस पे डिपेंड कर रही है बेटा? इस बॉडी के, मूविंग बॉडी के मास और वेलोसिटी के ऊपर, कि कितना मास है और कितनी वेलोसिटी है। इसका सिंबल होता है बेटा P, इसीलिए इसका जो फॉर्मूला है वो P = mv हो गया। P इज द मोमेंटम, m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी विद व्हिच द बॉडी इज मूविंग। ये क्या है हमारा मोमेंटम है। मोमेंटम क्या शो करता है बेटा? मोमेंटम शो करता है हमको स्ट्रेंथ ऑफ मोशन, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मोशन जो शो करे दैट इज मोमेंटम। P = mv इसका फॉर्मूला है। अब मास की जो यूनिट है बेटा वो किलोग्राम, ठीक है, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, इसीलिए इसकी यूनिट जो हो जाती है वो हो जाती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सिंस ये वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को ही अपने पास रखती है। मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगी तो इसका डायरेक्शन जैसे चेंज होगा, इसका इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ मोशन का, ठीक है। और मोमेंटम जो है ये वेलोसिटी जैसे जैसे बदलती है वैसे वैसे मोमेंटम भी बदलता है, ठीक है। मोमेंटम क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मोशन। स्ट्रेंथ ऑफ मोशन किस पे डिपेंड कर रही है? वेलोसिटी के और मास के ऊपर। मास और वेलोसिटी में अगर हम देखें P = mv, अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, तो P = mv के अंदर मास तो बेटा कांस्टेंट है, किसी बॉडी का मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी चेंज नहीं कर सकते आप उस बॉडी का मास, लेकिन आप वेलोसिटी तो वेरिएबल है ना, आप वेलोसिटी तो चेंज कर सकते हो ना, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है वेलोसिटी दो तरीके की होती है, एक होती है इनिशियल वेलोसिटी u, एक होती है फाइनल वेलोसिटी v। मतलब जैसी वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी तो मोमेंटम भी बढ़ेगा या कम होगा। मतलब किसी बॉडी में जो मोमेंटम है वो चेंज ऑफ मोमेंटम अगर आपको लाना है तो ये चेंज ऑफ मोमेंटम किससे आएगा बेटा? ये आएगा चेंज इन वेलोसिटी से। ये किससे आएगा भाई साहब? चेंज इन वेलोसिटी से। जैसे ही आप u से v की तरफ जाएंगे या फिर जब अब u से v की तरफ जाएंगे तो आप या तो वेलोसिटी को बढ़ाएंगे या तो वेलोसिटी को कम कर देंगे। तो जब भी वेलोसिटी चेंज होगी तो बॉडी का जो मोमेंटम है वो चेंज होगा, ठीक है। और मोमेंटम का चेंज कैसे निकालते हैं? चेंज किसी वर्ड चीज में कैसे निकालना सिखाया मैंने? P फाइनल स्टेट से इनिशियल माइनस कर दो, P फाइनल माइनस P इनिशियल, फाइनल हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी mv माइनस इनिशियल वेलोसिटी mu, तो m कॉमन v माइनस u, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम जो बॉडी के अंदर आता है, किसके वजह से? वेलोसिटी में चेंज की वजह से। किसके वजह से आता है बेटा? वेलोसिटी में चेंज की वजह से। और मोमेंटम समझना हो तो भाई अगर मान लो वेलोसिटी मास m है इसका, वेलोसिटी v है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? v बराबर से mv। अगर आपको भैया आपको फोर्स लगाना है तो 20 kg का अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हो, 100 kg का ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हो, मोमेंटम ज्यादा किसका होगा बेटा? इसका होगा, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, ठीक है। क्लियर हो गई इसके बाद? अब चेंज अपन समझ गए। अब मान लीजिए भैया
कि इस बॉडी इस कार की इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा u, ठीक। कुछ वेलोसिटी को अगर इंक्रीज करना है तो कुछ टाइम बाद इंक्रीज होगी, कुछ टाइम बाद इंक्रीज होगी। मान लो t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v हो गई, तो यहाँ पर इस इनिशियल इसका मोमेंटम हो जाएगा mu, बाद में हो जाएगा mv, और चेंज अपन ने पहले निकाल लिया कि चेंज नहीं, ये डेल का सिंबल होता है चेंज का, ये हो जाएगा mv माइनस m कॉमन ले लूंगा v माइनस u, ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम जो है, अगर मुझे बॉडी में चेंज करना है, वेलोसिटी को भी चेंज करना है, तो ये समय के साथ चेंज होता है, ठीक है, समय के साथ चेंज होता है। ऐसा तो है नहीं कि तुरंत ही चेंज हो जाएगा, ठीक है, मतलब टाइम लगेगा बॉडी की वेलोसिटी को भी चेंज करने में। अब टाइम ज्यादा लग सकता है या कम लग सकता है। ज्यादा लग सकता है और कम लग सकता है, अपन ये बात कह सकते हैं कि ये जो चेंज इन मोमेंटम है, ये जो पूरा ओवरऑल मोमेंटम है, ये कहीं ना कहीं टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है कि भाई अगर इस बॉडी के मेरे को वेलोसिटी चेंज करना है, ठीक है, कम समय में, बहुत कम समय में चेंज करना है, तो मुझे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है, और ज्यादा समय में करना है तो फोर्स धीरे धीरे भी लगाऊंगा, तो ये बॉडी धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी बढ़ाएगी। समझ रहे हो बात में क्या बोल रहा हूँ? चेंज इन मोमेंटम समझ में आ गया अपने को कि चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलता है, वेलोसिटी में चेंज की वजह से, क्योंकि मोमेंटम मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। मास कांस्टेंट है किसी बॉडी का तो वेलोसिटी चेंज होगी, u इनिशियल v फाइनल, तो भाई जो चेंज आएगा वो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करने पे आएगा, mv माइनस mv पे आएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई ये जो चेंज इन मोमेंटम है, ये चेंज लाने के लिए आपको कुछ समय लगेगा। लॉजिकल सी बात है, कार की स्पीड बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो एक्सीलरेटर पूरा एक साथ दबा दो तो बहुत स्पीड से कार बढ़ जाएगी, एकदम से एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। धीरे धीरे अगर आप प्रेस कर रहे हैं तो धीरे धीरे कार बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। ऐसे ही अगर ये पेन चल रहा है, अगर मैं उसको एकदम से बहुत फोर्स दूंगा तो ये बहुत ज्यादा एकदम से आगे जाएगा, लेकिन अगर मैं धीरे धीरे फोर्स बढ़ाते जाऊंगा तो क्या होगा, धीरे धीरे फोर्स बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी आगे बढ़ जाएगी, ठीक है, और ये इवेंचुअली बढ़ेगा इसका वेलोसिटी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा। मतलब फोर्स अगर मैं ज्यादा दे रहा हूं तो समय चेंज इन मोमेंटम में समय कम लग रहा है, ठीक है, फोर्स अगर ज्यादा दे रहा हूं चेंज इन मोमेंटम में समय कम लग रहा है, क्योंकि वेलोसिटी एकदम से चेंज हो रही है। और अगर मैं फोर्स कम कर रहा हूं, धीरे से फोर्स दे रहा हूं, तो मोमेंटम को चेंज होने में समय ज्यादा लगेगा, मोमेंटम को चेंज होने में समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो कार का मोमेंटम, फॉर एग्जांपल कार का मोमेंटम में चेंज कर रहा हूं तो भाई कितना फोर्स अप्लाई करा हुआ है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड कर रहा है, और इस फोर्स से कितनी धीरे धीरे लगेगी इस पर डिपेंड कर रहा है। अगर एकदम से मैं फोर्स लगा दूंगा तो कम समय में ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा, और धीरे धीरे फोर्स लगाऊंगा तो ये जो मोमेंटम का चेंज है ये बहुत धीरे धीरे होगा, समय ज्यादा लगेगा। इसका मतलब ये जो फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, जितना ज्यादा फोर्स होगा, लॉजिकली देखो, फोर्स जितना ज्यादा होगा चेंज इन मोमेंटम भी उतना ही ज्यादा होगा, चेंज इन मोमेंटम भी उतना ही ज्यादा होगा, और फोर्स ज्यादा लगेगा तो चेंज इन मोमेंटम टाइम कम लगेगा, ठीक। ऐसे अगर मैं बोलूं फोर्स कम है तो चेंज इन मोमेंटम भी कम रहेगा, लॉजिकल सी बात है। पर अगर फोर्स को धीरे धीरे लगाना हो, कम लगाना हो तो समय ज्यादा लगेगा। मतलब आप ये बोल सकते हो कि मैथमेटिकली हम देखें तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम एंड फोर्स इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर मैं इसको फिलअप कर दूं तो फोर्स प्रोपोर्शनल आ जाता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अगर इसका प्रोपोर्शनल साइन लगा दिया जाए तो ये चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम बनता है, ये हमको कांस्टेंट k की वैल्यू बनता है, तो f इज इक्वल टू del p अपॉन t बन जाता है। और यही आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि भाई जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हो गया बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हो गया बेटा, ये जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन t। मैंने बोला था रेट वर्ड जहां पर भी आ गया, रेट वर्ड आ जाएगा तो अपॉन में टाइम आ जाएगा, तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो प्रोपोर्शनल है फोर्स के, वो प्रोपोर्शनल है फोर्स के। जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतनी जल्दी मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। अब मोमेंटम चेंज तो होगा, अब क्या वर्ड आ गया, जल्दी और धीरे। जल्दी धीरे का मतलब क्या है, टाइम। जितना ज्यादा फोर्स रहेगा उतना जल्दी से, उतना स्पीड से मोमेंटम चेंज हो जाएगा, और जितना कम फोर्स रहेगा उतना धीरे धीरे मोमेंटम चेंज होगा। आई बात समझ में? भाई हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी कि ये मोमेंटम नाम की बला क्या है। क्या भैया समझा था अपन ने कि मोमेंटम क्या है, ठीक है। और मोमेंटम हमने देखा था कि मोमेंटम क्या होता है बेटा, मोमेंटम होता है कि कोई मोशन कितना पावरफुल है, कोई मोशन में कितनी स्ट्रेंथ है,
मतलब जो चीज स्ट्रेंथ ऑफ मोशन बताती है, स्ट्रेंथ ऑफ मोशन जो चीज बताती है दैट इज नोन एज मोमेंटम, ठीक है। और कोई भी मोशन का स्ट्रेंथ किससे डिफाइन होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस बॉडी का इंपैक्ट क्या होगा, ठीक है। और इंपैक्ट किस पे डिपेंड करेगा मेरे दोस्त, इंपैक्ट मतलब कि भाई अगर ये पेन इससे टकरा रहा है तो कितनी जोर से टकरा रहा है, धीरे से टकरा रहा है कि एकदम जोर से टकरा रहा है, तो ये होता है इंपैक्ट। और इंपैक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ मोशन होगा और उसी को हम मोमेंटम कहते हैं। और इंपैक्ट किस पे डिपेंड करता है बेटा, इंपैक्ट डिपेंड करता है मास पे और वेलोसिटी के ऊपर। इसीलिए हम कहते हैं कि मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी है जो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। और मोमेंटम क्या होता है, P = mv मोमेंटम होता है। फिर इसमें हमने देखा था कि भाई अगर P = mv मोमेंटम है, अगर P = mv मोमेंटम है तो यहां पर m तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। किसी भी बॉडी का मास एक सिस्टम में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि मास जो है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन आप वेलोसिटी चेंज कर सकते हो क्योंकि ये वेरिएबल होती है। इसका मतलब अगर कोई बोले कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, मतलब डेल पी क्या होगा, तो ये होगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल एंड दिस विल बी mv माइनस mu, क्योंकि हम अब पी फाइनल में फाइनल वेलोसिटी लेंगे और इनिशियल वेलोसिटी में इनिशियल मोमेंटम में इनिशियल वेलोसिटी लेंगे, तो ये बन जाएगा mv माइनस u। ये हो गई इतनी बात, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन को देखना है कि भाई मोमेंटम को चेंज करना है मुझे, तो मुझे किसको चेंज करना है, वेलोसिटी को। अपन ये समझ चुके हैं। अब अगर वेलोसिटी को चेंज करना है, मान लो अगर ये कार मूव कर रही है भाई साहब, ठीक है, ये ब्लॉक मूव कर रहा है u वेलोसिटी से, इस ब्लॉक की वेलोसिटी मैंने v कर दी, ठीक है, और ये ब्लॉक का मास m है, तो इस वेलोसिटी को u से v करने में मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा बेटा, कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और वो फोर्स क्या जनरेट करेगी भैया, एक्सेलरेशन जनरेट करेगी, ठीक है, एक्सेलरेशन जनरेट करेगी। आई बात समझ में। अगर मैं धीरे धीरे फोर्स लगाऊंगा, मतलब जो चेंज इन मोमेंटम में धीरे धीरे करूंगा, गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, तो मुझे फोर्स कम लगानी पड़ेगी। और अगर मुझे गाड़ी की स्पीड एकदम से बहुत तेज बढ़ानी है तो मुझे फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। आई बात समझ में। भाई गाड़ी की स्पीड अगर धीरे धीरे बढ़ानी है तो लॉजिकली समझो कि गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी क्योंकि एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन धीरे धीरे कब होगा, जब फोर्स धीरे धीरे लगेगा, क्योंकि F = m है, एक्सेलरेशन कम फोर्स भी कम। अगर मुझे गाड़ी की स्पीड एकदम से बढ़ानी है तो एक्सेलरेशन ज्यादा करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा। इसका मतलब जब मुझे मोमेंटम को बहुत कम समय में ज्यादा चेंज करना है, मोमेंटम को बहुत कम समय में चेंज करना है, मोमेंटम को जब बहुत कम समय में चेंज करना है तो मुझे फोर्स ज्यादा लगेगा। मोमेंटम को जब बहुत कम समय में चेंज करेंगे हम तो फोर्स ज्यादा लगेगा, और मोमेंटम को अगर धीरे धीरे चेंज करेंगे हम तो फोर्स कम लगेगा। इतनी लॉजिकल बात है भाई। इसको अपन समझे इस लॉजिकल तरीके से कि मान लो ये ट्रैम्पोलिन है, ये कार बहुत स्पीड से आ रही है, जैसे ही ये ट्रैम्पोलिन से टकराएगी तो ट्रैम्पोलिन क्या करेगा, इस कार की स्पीड को, इस कार के मोमेंटम को धीरे धीरे चेंज करेगा, जिसके वजह से क्या होगा, फोर्स इस कार के ऊपर जो लग रहा है वो कम लगेगा और ये कार क्रैश नहीं होगी। क्यों, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम आराम से हुआ, चेंज इन मोमेंटम आराम से हुआ, टाइम ज्यादा लगा मोमेंटम को चेंज करने में तो फोर्स कम लगी। लेकिन मान लो यहां पर ये कंक्रीट की दीवार है, कार आएगी एकदम से टकराएगी इससे तो क्या होगा, इसका मोमेंटम बहुत ज्यादा था, एकदम से टकराई मोमेंटम एकदम जीरो हो गया, तो उस कंडीशन में एकदम से मोमेंटम जीरो हो गया, बहुत कम समय में मोमेंटम एकदम चेंज हो गया, इसके वजह से क्या होगा, फोर्स ज्यादा लगेगी। लॉजिकल सी बात है भाई। मान लो आप ट्रैम्पोलिन पे कूद रहे हो तो ट्रैम्पोलिन पे कूदेंगे तो अपने को नहीं लगेगी क्योंकि चेंज इन मोमेंटम धीरे धीरे हो रहा है, फोर्स कम लगेगा। अगर आप एक कंक्रीट की दीवार पे कूद गए हो, कंक्रीट के फ्लोर पे कूदे हो तो आपका मोमेंटम एकदम से चेंज होगा, फोर्स ज्यादा लगेगी। क्लियर है इतनी बात। मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने कैच पकड़ा, एकदम से फास्ट मूविंग बॉल है, आपने ऐसे पकड़ा कैच को, तो बॉल आपके पाम को टच करेगी, हिट करेगी और बाहर वापस गिर जाएगी और आपके पाम पे लग जाएगी। क्यों, क्योंकि एकदम से मोमेंटम चेंज करने की कोशिश करी आपने तो फोर्स ज्यादा था, लेकिन अगर मैं स्विंग करके पकड़ूंगा उसको तो मोमेंटम धीरे धीरे चेंज होगा, फोर्स कम लगेगा। आप लॉन्ग जंप कर रहे हैं, मान लो अगर आप कंक्रीट के सरफेस पे जंप करेंगे तो सेम मोमेंटम एकदम से चेंज होगा, फोर्स ज्यादा लगेगा आपको। अगर पैडी सरफेस है तो फोर्स कम लगेगा क्योंकि मोमेंटम धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो यही जो अपन समझ रहे हैं, इतने सारे अपन ने एग्जांपल्स देखे, यही सब एग्जांपल्स मिलकर बनाते हैं हमारे सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है भाई, ये तो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं मोमेंटम को। सेकंड लॉ ऑफ मोमेंटम क्या होता है बेटा, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। ठीक है, आप मोमेंटम को जैसे चेंज कर रहे हो, कितने समय में कितना चेंज कर रहे हो, उस पर डिपेंड कर रहा है कि फोर्स कितनी लगेगी। एकदम से चेंज कर रहे हैं तो फोर्स ज्यादा लगेगी, धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं फोर्स कम लगेगी।
यही बात समझ रहे, क्लियर हो गया। और इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि भाई अगर गाड़ी की वेलोसिटी एकदम से चेंज हो जाएगी तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, गाड़ी की वेलोसिटी अगर धीरे धीरे चेंज होगी तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यहीं से हम ये समझे अगर कि व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोमेंटम, सॉरी सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज फोर्स अप्लाइड is proportional to rate of change of momentum, P is momentum, ठीक है। अब फोर्स अप्लाइड इज प्रोपोर्शनल टू रेट, रेट का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अपॉन में टाइम आएगा, ठीक है। इसी को हम मैथमेटिकल फॉर्म भी बोलते हैं बेटा, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ। यहां से हम फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो F इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब चेंज इन P, रेट का मतलब अपॉन में टाइम आ गया, ठीक है। अब चेंज दिखाना है तो अपन डेल लिख सकते हैं उसको, ये डेल P क्या शो कर रहा है कि चेंज इन मोमेंटम हो चुका है अपॉन में टाइम, ठीक है। चेंज शो करना है मुझे तो फाइनल माइनस इनिशियल करता हूं मैं, क्या करूंगा बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन में टाइम, ठीक है। फोर्स, फोर्स प्रोपोर्शनल टू, चल क्यों नहीं रहा है, व्हाट द हेक हैपेंड, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू P फाइनल मतलब बेटा mv माइनस mu अपॉन में t, ठीक है, क्योंकि फाइनल मोमेंटम फाइनल वेलोसिटी से बनेगा, इनिशियल मोमेंटम इनिशियल वेलोसिटी से बनेगा। F प्रोपोर्शनल, m कॉमन बेटा v माइनस u अपॉन t बता। अब v माइनस u अपॉन t किसका फॉर्मूला है भाई साहब, एक्सेलरेशन का, तो भाई F प्रोपोर्शनल m है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल टू लगेगा और एक कांस्टेंट लगेगा k m है, k की वैल्यू 1 होती है m के सिस्टम में, SI सिस्टम में, तो F इज इक्वल टू m फॉर्मूला बन गया। इसका मतलब अपन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं सेकंड लॉ से, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला निकल गया। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ बेटा। यहां पर हमको ये दिखता है कि भाई कैसे हम डेफिनेशन से फोर्स के फॉर्मूला तक के पहुंच जाते हैं, मतलब सेकंड लॉ का कॉज क्या है, फोर्स। अगर आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, विदाउट फोर्स आप चेंज इन मोमेंटम नहीं ला पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो ये सेम चीज जो अपन ने डिराइव करी है बेटा, चेंज इन मोमेंटम पहले लिखा हमने, देन रेट की डेफिनेशन लगाई, रेट की डेफिनेशन से v माइनस यू अपॉन टी को हमने लिखा एक्सेलरेशन के बराबर, k की वैल्यू कांस्टेंट 1 के बराबर होता है, F इज इक्वल्स टू ma, फॉर्मूला बन गया, ठीक है। देन ये सेम चीज भाई कि फोर्स का अगर अपन फॉर्मूला देखें तो ma होता है m किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो जाती है न्यूटन या फिर kgm सेकंड की पावर माइनस 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन, ठीक है। फोर्स कैसी क्वांटिटी होगी बेटा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होगी क्योंकि डायरेक्शन के ऊपर फोर्स डिपेंड करता है। क्लियर हो गया बेटा, इतनी बात है, ठीक है। ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपको दिखाया बेटा, जैसे कि भाई एक फील्डर अगर बॉल कैच कर रहा है तो हाथ को स्विंग क्यों करेगा वो, ताकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को बढ़ा दे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ेगा तो बॉल धीरे धीरे रुकेगी, जिसकी वजह से मोमेंटम धीरे धीरे चेंज होगा, और सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कम कर देगा वो, तो फोर्स भी कम हो जाएगा। तो अगर बॉल को रुकने में टाइम ज्यादा लग रहा है, हाथ को स्विंग कर रहे हैं, टाइम ज्यादा लगेगा तो फोर्स कम लगेगा, चेंज इन मोमेंटम धीरे धीरे होगा। एकदम से रोकेंगे तो चेंज इन मोमेंटम एकदम से हो जाएगा, फोर्स ज्यादा लगेगा। सेम चीज ट्रैम्पोलिन वाली, सेम अगर अपन देखें कराटे किड है, वो ब्रिक्स को तोड़ दे रहा है, तो कैसे कर रहा है वो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा है, एकदम से मोमेंटम को चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से फोर्स ज्यादा लग रही है, ब्रिक्स टूट रही है। क्लियर हो गई इतनी बात, आगे बढ़े, ठीक है। ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, इस इतने पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपने को, इसको एक बार देख लीजिए। F इज m है, ए का फॉर्मूला लिखा, मतलब ये फॉर्मूला काम आ सकता है अपने, इसलिए अपन ने इसको लिख लिया है, ठीक है। और कई बार ये भी हो जाता है कि फर्स्ट लॉ को डिराइव करो सेकंड लॉ के एक्सप्रेशन से, तो इस तरीके से हम उसको डिराइव कर सकते हैं। ये क्या शो कर रहा है कि भाई मान लो अगर फोर्स जीरो हो गया, F t इज mv माइनस mu, फोर्स अगर मैं जीरो कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा, जीरो इज इक्वल्स टू mv माइनस mu, ठीक है। दिस विल बी mv इज इक्वल्स टू mu,
m से m कटा v इक्वल्स टू u। ये क्या शो कर रहा है कि भाई फोर्स अगर आपने अप्लाई नहीं करा है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। और लॉजिकल सी बात है भाई मेरे, अगर मुझे वेलोसिटी चेंज करनी है तो मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, वरना मेरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया अपन ने, और उसके लिए फोर्स जरूरी है। और ये फर्स्ट लॉ कैसे शो कर रहा है कि भाई अगर आपने फोर्स अप्लाई नहीं करी तो बॉडी जिस वेलोसिटी चल रही है उसी से चलती रहेगी, चेंज नहीं होगी। और यही होता है फर्स्ट लॉ, अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, अ बॉडी इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट अंटिल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। सेम चीज बोल रहा है वो बेटा, देख लो इसको एक बार। आगे अब आते हैं भाई अपन इनके कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर। इन न्यूमेरिकल्स है बट अपन देख लेते हैं फिर से कि न्यूमेरिकल्स को फिजिक्स के अंदर कैसे करते हैं। और जिन बच्चों को न्यूमेरिकल्स नहीं पता, तो ये जो क्वेश्चन बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या होता है बेटा? न्यूमेरिकल के अंदर आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का यूज करके, फॉर्मूलाज का यूज करके आस्क्ड चीज का आंसर निकालना होता है, और आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझकर गिवन को लिखना होता है। मतलब ये कुल मिला के एक मैथ्स की वर्ड प्रॉब्लम है, जिसमें आपको फॉर्मूला पता है, कंसेप्ट पता है, अब वर्ड प्रॉब्लम पढ़िए, समझिए, सॉल्व करिए। ठीक है, तो भाई फिजिक्स का न्यूमेरिकल मेरे अकॉर्डिंग तो किस तरीके से करोगे आप कि आप कभी भी क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ेंगे एक बार में, आप क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे पार्ट्स में, और जो जो आपको गिवन मिलता जाएगा आप उसको लिखते जाएंगे, ताकि एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपके सामने पूरा का पूरा डेटा अवेलेबल हो। उसके बाद हम दिमाग लगाएंगे कि क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो भाई क्या है क्वेश्चन? अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। ठीक है भाई, एक बॉडी है, उसके ऊपर F नाम का फोर्स अप्लाई हो रहा है, F नाम का फोर्स अप्लाई हो रहा है। F हमको अभी तक के नहीं मालूम है, तो इसलिए हम F को बस लिख लेंगे कि F नाम का फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, F नाम का फोर्स इस बॉडी पे अप्लाई हो रहा है, और गिवन क्या है भाई हमको? गिवन है इसका मास। गिवन क्या है हमको? गिवन है इसका मास। तो हम F को तो लिख लेते हैं कि F इज क्वेश्चन मार्क, F नहीं मालूम हमको, और मास हमने लिख लिया है कि भाई 5 kg इसका मास है। फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकंड, अब 2 सेकंड क्या होगा? टाइम होगा, तो हमने टाइम लिख लिया 2 सेकंड्स। ठीक है, फिर क्या है भाई कि इट इंक्रीजेस इज वेलोसिटी, इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 to 7। अब जो पहले वेलोसिटी दी रहती है उसको इनिशियल कहते हैं, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 3 हो गई। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 7 हो गई। क्या पूछ रहा है हमसे? कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। क्या पूछा भाई इसने हमसे? कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। वो पूछ रहा है हमसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालो। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मेरे दोस्तों फोर्स। ठीक है भाई साहब, फोर्स निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड निकालना है हमको। ठीक है, तो F निकालना है, U V T M दिया हुआ है। ठीक, अब यहां पर आपको सिर्फ फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। F इज इक्वल्स टू mv माइनस यू अपॉन टी। F इज इक्वल्स टू mv माइनस यू अपॉन टी। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्म यूज हो रहा है। ठीक है, ये भी फोर्स का फॉर्मूला यूज हो रहा है, ऐसा ही बोल लो। वैल्यूज रखेंगे आप, आंसर आपको मिलेगा 10 न्यूटन। ठीक है, अब इसके बाद आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर ये फोर्स 5 सेकंड के लिए अप्लाई किया जाता, कितने सेकंड के लिए भाई साहब? 5 सेकंड के लिए अप्लाई किया जाता, तो बताओ कि फाइनल वेलोसिटी क्या होती। क्या पूछ रहा है वो? अगर 5 सेकंड के लिए अप्लाई करते तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती। तो ठीक है भाई, फोर्स तो आ गया अपने पास, और मुझे वेलोसिटी चाहिए। तो इसी फॉर्मूला के अंदर मेरे पास F है, M है, U है, T है, सारी वैल्यूज को रख के ट्रांसफर करेंगे, ऐसा कुछ फॉर्मूला बनेगा। सॉल्व करने पर आपको 13 न्यूटन आंसर, 13 मीटर पर सेकंड आंसर मिलेगा। ये है एक बेसिक न्यूमेरिकल। कैसे करना है भाई? क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, गिवन लिखते जाना है, और फॉर्मूला देखना है कि कौन सा लग रहा है गिवन डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और, इसको एक बार स्क्रीनशॉट खींच लो। हाँ भाई, what which would require a greater force accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second और a 4 kg mass at 2 meter per second। ज्यादा फोर्स किसमें लगेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो भाई ज्यादा फोर्स अगर अपने को चाहिए तो ज्यादा फोर्स किसमें लगेगा भाई साहब? जिसका मास इंटू एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। ठीक है भाई, अच्छा एक्सेलरेशन दिया होता, सॉरी। तो भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इक्वल्स टू m है। ठीक, तो फोर्स मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट से जो भी आएगा वो फोर्स होगा। दोनों का प्रोडक्ट कर लिया, कंपेयर कर लिया। बहुत बड़ा ही क्वेश्चन था, मेरे को लगा कुछ अजीब सा है। ठीक, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट खींच लो। बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन। कैसे है कि आपको बस डायरेक्टली दिया हुआ है उसने m की वैल्यू। ठीक है,
एम की वैल्यू दी हुई है उसने, एम की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए लगाओ, दोनों की फोर्स निकालो, दोनों को कंपेयर करो, बस इतना सा करना और कुछ नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन। हाँ, अब ये अच्छा क्वेश्चन है ना। अब मोटर कार इज मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक, भाई मोटर कार मूव कर रही है ऑलरेडी, उसने हमको ये कुछ नहीं बताया कि भाई क्या है क्या नहीं है। इट टेक्स 4 सेकंड्स टू स्टॉप। भाई तो जो पहले वेलोसिटी दी होगी ये होगी हमारी इनिशियल वेलोसिटी, तो यू हो जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने तुमको बोला था कि कभी भी अपन किलोमीटर पर आवर को यूज नहीं करेंगे, काय का मल्टीप्लाई करेंगे, 5/10 का फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था अपन। 5/10 का मल्टीप्लाई करोगे तो भाई ये चीज जो है ये हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5/10 का करना डायरेक्ट 1000/3600 मत करना, 30 मीटर पर सेकेंड। अब 4 सेकंड बाद, मतलब टाइम दे दिया 4 सेकंड, बॉडी रुक रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमको गिवन है, बॉडी रुक गई, बाद में रुकी ना भैया, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो क्या पूछ रहा है हमसे? कैलकुलेट द फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। तो अब अपने को कार का मास चाहिए बाय द ब्रेक्स इफ द मास, लो भैया मास भी दे दिया उन्होंने 100 किलोग्राम, बस एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। टी गिवन है, वी गिवन है, यू गिवन है, मास गिवन है, सब कुछ तो गिवन है भैया, बस वैल्यू रखना है, आंसर लाना है। ठीक है, अब यहाँ पे खास बात यह है कि वेलोसिटी कम हो रही है ना, तो फोर्स भी नेगेटिव में आएगा। देखो नेगेटिव में आएगा, क्यों? क्योंकि ये वो फोर्स है जो गाड़ी को रोकने में लग रहा है, डी एक्सेलरेशन में लग रहा है, रिटार्डेशन में लग रहा है, इसलिए आंसर नेगेटिव आएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? देख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A force of 5 Newton gives a mass m1 an acceleration of 10 meter per second square and a mass m2 an acceleration of this. What acceleration would it give if both the masses were tied together? ठीक है, तो भैया देखो, तो सबसे पहले अपन क्या निकाल लेते हैं? मास निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, पहला जो दिया हुआ है सेट, उसमें क्या बोल रहा है? सॉल्यूशन तुम देख लो बेटा, F इज इक्वल टू m है। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आएगी? F अपॉन है, ये m1 हो जाएगा। ऐसे ही हम मुझे F इज इक्वल टू m2 इंटू a2 जो भी है, तो m2 की वैल्यू आ जाएगी F अपॉन a से। ठीक, फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन, तो एक में आ जाएगा 5/10, एक में आ जाएगा 5/20, एक में आ जाएगा 5/10, एक में आ जाएगा 5/20। तो 5/10 और 5/20 से 1/2, 1/4, दोनों मास को टाई करा तो 1/2 और 1/4 को ऐड करेंगे अपन। 1/2 मतलब 0.5 वही है बेटा ये चीज, 1/4 मतलब 0.25 ऐड करा, मास की वैल्यू आ गई। अब क्या बोल रहा है वो? व्हाट एक्सेलरेशन? तो F इज इक्वल टू m है, F दिया है वही 5 न्यूटन, ऐड करने से जो आया 0.75, इसको ट्रांसफर कर देंगे, 5/0.75 करेंगे, एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो ये 500/75 सॉल्व करोगे उसको तो आपको आंसर मिलेगा। आंसर क्या है भैया? 6.67। क्लियर हो गई इतनी बात? इतने बार में कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, लिख लो इसको भी, स्क्रीनशॉट खींच लो। अब हम पहुंच रहे हैं थर्ड लॉ के ऊपर। ठीक है, थर्ड लॉ बहुत आसान है। ठीक है, थर्ड लॉ वो लॉ है जो आपको अपने इस एज लाइफ में तो आपको दिख ही रहा होगा, और एक वर्ड आपने हमेशा सुना ही होगा इस टाइम में, तो जिसको हम कहते हैं कर्मा। ठीक है, कर्मा क्या बोलता है भाई? कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, आप जो करते हो बदले में आपको वो मिलता है, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा, है ये बात। गीता में भी ये लिखा है, भागवत गीता जी में, कि भाई जैसा कर्म करते हैं हम वैसा फल मिलता है हमको। अच्छा कर्म करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा मिलेगा। सर हमारे साथ तो दिक्कत ये है कि हम अच्छा करते जा रहे हैं, फल ही नहीं मिल रहा है, हमारा पता नहीं फल कौन चुरा ले रहा है बार बार। ये दिक्कत सबको फेस करनी पड़ रही होगी, हमको भी करनी पड़ती है कई बार, और इसी को कहते हैं कि फल की चिंता मत करिए आप। ठीक है, तो ये जो थर्ड लॉ है ये भी कुछ ऐसा ही है कि आप जो करोगे बदले में आपको वही मिलेगा। और इसी को मैं फिजिक्स में बोलूं तो आप जितना फोर्स अप्लाई करोगे बदले में आपको उतना ही फोर्स मिलेगा। आप जितना फोर्स अप्लाई करोगे जिस डायरेक्शन में, आपको अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये पेन इस बॉडी के ऊपर इस तरफ फोर्स लगा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड तरफ फोर्स लगा रहा है, तो बदले में इस पेन को भी कहां फोर्स मिलेगा बेटा? राइट हैंड साइड तरफ सेम अमाउंट ऑफ फोर्स मिलेगा। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब क्या है इस बात का कि भाई मान लो अगर ये एक बॉल है और मैं स्केट बोर्ड पे खड़ा हूं, अब अगर मैंने बॉल के ऊपर फोर्स लगाया 10 न्यूटन का,
तो वॉल भी मुझ पर कितना फोर्स लगाएगी, 10 न्यूटन का। मैं फोर्स फॉरवर्ड लगा रहा हूं तो वॉल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन यानी बैकवर्ड लगाएगी। और मैं फोर्स जैसे ही ऐसे लगाऊंगा अंदर की तरफ तो मुझे बदले में बॉल पीछे की तरफ धकेलेगी, जिसकी वजह से मैं पीछे की तरफ मूव करूंगा। इसी को हम कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसका मतलब होता है कि आप जितना एक्शन फोर्स अप्लाई करते हो, जितना फोर्स अप्लाई करोगे, बदले में आपको उतना ही अपोजिट फोर्स मिलता है। ठीक है, और जो फोर्स मिलता है उसको हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसको अगर अपन टेक्निकली बोले एक डेफिनेशन में तो क्या होगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन फोर्स का इक्वल मैग्नीट्यूड का लेकिन अपोजिट डायरेक्शन का एक फोर्स हमको मिलेगा, हमेशा मिलेगा। आई बात समझ में? अब अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है भाई, मान लो अगर जैसे कि फुटबॉल खेल रहे हैं, अब दोनों अगर आपस में टकराएंगे तो दोनों की एक्शन फोर्स एक दूसरे को लगेंगे, जिसके वजह से दोनों पीछे जाने वाले हैं। तो ये जो एक्शन रिएक्शन की कपलिंग फोर्स होती है, इसी को हम एक्शन रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, कपल फोर्स। ये दोनों पेयर ऑफ अपोजिंग फोर्सेस को ही हम एक्शन रिएक्शन फोर्स कहते हैं, कि आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो, बदले में आपको कोई फोर्स मिले। अब इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तो होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जो रिएक्शन फोर्स है जो हमको मिल रही है ये मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बेटा, लेकिन मास पे डिपेंड करेगा कि एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं इस बात का, मान लो आपने गन चलाई, गन चलाएंगे तो एक्शन फोर्स बुलेट को आगे भेजेगी, रिएक्शन फोर्स गन को पीछे भेजेगी, इसलिए वो रिकॉइल होती है, गन ऐसे पीछे आती है ना, ऐसा करते हैं अपन। तो अब बुलेट का मास छोटा है तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, इसलिए वो बहुत स्पीड से मूव करती है। गन का मास ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा, इसलिए वो थोड़ी कम वेलोसिटी से पीछे जाती है। वरना मान लो अगर एक्सेलरेशन दोनों के सेम हो जाए तो जिस वेलोसिटी से बुलेट जा रही है उसी वेलोसिटी से गन भी पीछे भाग जाएगी, तो आप चलाओगे क्या? आई बात समझ में? मतलब एक्सेलरेशन सेम हो जरूरी नहीं है, मास तो सेम ही रहेगा, बॉडी का मास चेंज नहीं कर पाओगे, मास पे डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन कितना है। और सेम क्या रहेगा, फोर्स सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट रहेगा। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं इसके कि भाई क्या कहानी बोल रहा है ये। मान लो आपने दो स्प्रिंग बैलेंस ले लिए बेटा, स्प्रिंग बैलेंस फोर्स को मेजर करने का काम में आते हैं। तो एक स्प्रिंग बैलेंस को, बी नाम के स्प्रिंग बैलेंस को आपने रिजिड बॉडी से लगा दिया, एक दीवार से लगा दिया, और इसी से मैंने हुक से कनेक्ट कर दिया एक स्प्रिंग बी। अब मान लो मैं इसको 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा हूं फॉर एग्जांपल, और रीडिंग इस पॉइंट पे शो हो रही है, तो ये बदले में एक्शन इसके ऊपर लगा रहा है तो ये रिएक्शन इसके ऊपर लगाएगा, और ये फोर्स भी कितना रहेगा बेटा, सेम रहेगा। मतलब ए का फोर्स बी के ऊपर और बी का फोर्स ए के ऊपर आपस में मैग्नीट्यूडली इक्वल रहेगा, वैल्यू सेम रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। ऐसे मान लो कोई स्विमिंग कर रहा है तो आप जितने फोर्स पे पीछे की तरफ धकेलते हैं पानी को, उतना ही फोर्स, उतना ही रिएक्शन आपको आगे की तरफ मिलता है, तो आप आगे बढ़ते जाते हैं, मतलब ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है। वैसे ही मान लो अगर आप मूव कर रहे हैं तो वॉकिंग में अपने को फोर्स लगाना पड़ता है बेटा। वॉकिंग में जो फोर्स लगाते हैं अपन, ये फोर्स मसल के वजह से नहीं लग रहा है, ये फोर्स किसके वजह से लग रहा है बेटा, कि आप जो रोड है, जो सरफेस आपके नीचे का, उसको पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, तो बदले में आपको रिएक्शन आगे की तरफ मिल रहा है, जिसकी वजह से आप आगे चल पा रहे हैं। ऐसे ही रॉकेट है भाई, रॉकेट प्रोपल्शन, कि भाई रॉकेट के अंदर जो फ्यूल है, जो पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो, नीचे की तरफ फोर्स लगाता है तो आपको बदले में रिएक्शन ऊपर की तरफ मिलती है और आप ऊपर जाते जाते हो। ठीक है, अगर बोट के अंदर अपन देखें तो बोट में पानी को पीछे करेंगे, बोट आगे जाएगी, क्यों भाई, एक्शन पीछे करा, रिएक्शन आगे मिला। ठीक है, ऐसे भैया मैं देखूं रिकॉइल ऑफ गन और मैन उतरिंग फ्रॉम अ बोट। ठीक है, उतरिंग नहीं बोलेंगे भाई, कोई भी अगर चलो जंप कर रहा है फॉरवर्ड बोट से, जैसे ही आगे की तरफ जाएगा तो बदले में एक्शन आगे हुआ तो रिएक्शन पीछे मिलेगा, बोट पीछे जाती है। रिकॉइल ऑफ गन मैंने पहले ही समझा दिया कि भैया अगर बुलेट आगे जाएगी तो रिकॉइल ऑफ गन की वजह से गन पीछे जाएगी, और दोनों में एक्सेलरेशन का अंतर क्यों होता है, क्योंकि दोनों का मास अलग है, बुलेट का मास कम है, गन का मास ज्यादा है। ठीक है, ऐसे अपन एक्टिविटी कर सकते हैं भाई, एक कि मान लो दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों को अपन ने स्केटबोर्ड पे खड़ा कर दिया। अब ये एक हैवी बॉडी के साथ, एक ऐसी हैवी बॉडी के साथ कैच कैच खेल रहे हैं, तो जैसे ही मैं कैच आगे करूंगा तो मैं फोर्स लगा रहा हूं आगे की तरफ, इसका रिएक्शन मुझे कहां मिलेगा, पीछे की तरफ, तो मेरी स्केटबोर्ड अपने आप पीछे जाएगी। फिर सामने वाले को बॉल जैसे मिलेगी तो उसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा है बेटा, इस तरफ आ रही है बॉल, तो वो भी पीछे जाएगा। ठीक है, फिर वो फेंकेगा, पीछे आगे पीछे, ऐसा लगातार होता रहेगा। ठीक है बेटा, यही है फोर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हम एक्शन रिएक्शन देखते हैं। बस एक्शन रिएक्शन की बात यह है कि फोर्स एक्शन का जो होगा ये बराबर होगा फोर्स रिएक्शन के। ठीक है, बस यहां पर हम साइन नेगेटिव लेंगे क्योंकि यहां पर डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, अगर ये राइट में लग रहा है तो ये लेफ्ट में लगेगा, इसलिए हम डायरेक्शन अपोजिट लेंगे। एफ एक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ रिएक्शन, ये होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है बेटा, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है,
इसकी डेफिनेशन ये रही, when object exerts a force on another object, the second object instantly also exerts another force. This force is equal and opposite on the first. मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, सिंपल सा, for every action there is equal and opposite reaction. ठीक है, that is action and reaction force, जो दोनों फोर्सेस है बेटा, are equal in magnitude but अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है बेटा, ये है अपना एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, जो कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो हम ग्रेविटेशन को शुरू करेंगे। आप बहुत प्यारे बच्चे हो, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मैं क्षितिज मालवी आपके साथ हमेशा बना हूं। थैंक यू वेरी मच।